हालांकि यह महज एक विचार था, वह वास्तव में ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। आखिरकार दरबार इस समय पतन की ओर था, जबकि त्यानीवान मनु संक्रमण काल से गुजर रहा था और मजबूत होता जा रहा था। यहाँ तक कि अदालती सुनवाई के दौरान भी उस घृणित बूढ़े नागोम झा ने उसे एक हिरण की ओर इशारा करके उसे बुरा कहने के लिए मजबूर किया। ऐसा बेतुका काम किया और वह केवल आंखें मूंदकर अज्ञानता का नाटक करता रहा, एक अभिनेता से कम नहीं। धिक्कार है, अगर वह कमजोर न होता तो उसकी ऐसी हालत कैसे हो सकती थी। नहीं सूरी, यह मोहरा बेहद महत्वपूर्ण है, वह उसे छोड़ नहीं सकता। अगर उसने ऐसा किया तो शायद 100 साल बाद महान जोहो का नाम सचमुच बदल जाएगा। मेरा ड्रैगन फरमान जारी करो। शेरोगार की 10 वर्ग श्रेणी के हत्यारों को आदेश दो कि जब नागोम चैन बाहर अकेला हो तो उसे रोके और मार डालें। कुछ पल की झिझक के बाद उसने दांत पीसते हुए कहा। फिर महान जोहो राजा की आंखों में पागलपन की झलक दिखाई दी। नागोम जान, क्या तुम्हें अपने बेटे की सबसे ज्यादा परवाह नहीं है? तो मैं उसे पहले मरने दूंगा और बाद में तुम्हें उसे मिलाने के लिए भेज दूंगा। हाँ, ये सुनकर पूरी तरह से लबादा पहने शेरोगार चौंक गया, लेकिन फिर भी उसने बात मान ली। 10 वर्ग श्रेणी के हत्यारे, वे 10 बैंगनी हवेली क्षेत्र के साधक थे। कितना भव्य कार्य! ऐसा लगता है कि नागोम जान के प्रति महाराज की घृणा चरम पर पहुंच रही थी। डॉट 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 सुपरिवार का निवास स्थान। बेडरूम के अंदर सूरी एक कांसे के दर्पण के सामने बैठी थी, जबकि एक नौकरानी उसे मेकअप करने में मदद कर रही थी। उनकी आंखों में हल्की सी थकान झलक रही थी, लेकिन फिर भी उनकी अतुलनीय सुंदरता छिप नहीं रही थी। उन्होंने जो शानदार लाल शादी का गाउन पहना था, वह खिले हुए फूल की तरह उन्हें बेहद खूबसूरत बना रहा था। उसके बगल में खड़ी सुकी मां अपनी सुंदर और भावुक बेटी को देख रही थी। उसका दिल अपराध बोध और बेबसी से भरा हुआ था। उसने धीरे से आह भरी और कहा, मेरी बेटी, तुम्हारी मां को खेद है। अगर तुम्हारे पिता अक्षम न होते तो हमारा परिवार इस हालत में न पहुंचता और तुम्हें उससे शादी न करनी पड़ती। इस समय सुकी मां की आवाज भरा गई और उनकी आंखें धीरे धीरे नम हो गई। आज ही सुकी मां, जो किसी काम से बाहर गई हुई थी, घर लौटी और उसे यह खबर मिली कि उसकी बेटी की शादी होने वाली है। कोई बात नहीं मां, यह मेरा अपना फैसला है, इसमें किसी की गलती नहीं है और नहीं पिताजी की गलती है, सूरी ने धीरे से कहा और सुमा का हाथ पकड़कर उन्हें दिलासा दिया। अपनी बेटी को इतना समझदार देखकर सुकी मां की आंखों में और भी गहरा दुख झलक रहा था। अब से जब भी तुम्हारा विवाह नागोम परिवार में हो, अगर तुम्हारे साथ कोई न्यायपूर्ण व्यवहार हो तो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगी। सूरी के खूबसूरत चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी, मानो आकाश धरती भी फीकी पड़ी हो। चिंता मत करो मां, मैं लिंगाई स्तर की साधना कर रही हूँ, मेरी साधना उससे कहीं अधिक है। अगर किसी को तंग करना है तो वो मैं ही होंगी। ये सुनकर सुकी मां को आखिरकार राहत मिली। सडनली लाइट फुटस्टेप्स वर हर्ड फ्रॉम आउटसाइड द डोर। अचानक दरवाजे के बाहर से हल्के कदमों की आहट सुनाई दी और सूरी से मिलती जुलती शक्ल वाली एक युवती अंदर आई। वह कद में छोटी थी, लेकिन बड़ी होकर सुंदर और कोमल हो गई थी और उसमें अभी से ही एक खूबसूरत लड़की बनने के सारे गुण दिखाई दे रहे थे। बहन, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, लड़की ने कहा। ऐसा लग रहा था कि वह उनसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन अब उसका ध्यान पूरी तरह से भटक गया था और उसकी आंखों में हैरानी के भाव थे। जी हाँ, वह सूरी की छोटी बहन सुयाओ थी। सूरी ने उसके सिर पर थपथपाते हुए धीरे से कहा, क्या तुम हमें कुछ बताने आई हो? ये सुनकर सुयाओ ने आखिरकार प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ओह, नागोम परिवार के सगाई के उपहार आ गए हैं। बहुत सारी चीजें हैं, पिताजी ने आपको नीचे आकर उन्हें देखने के लिए कहा है। सुकीमा और सूरी ने एक दूसरे की ओर देखा, उनकी आंखों में जिज्ञासा का भाव झलक रहा था। फिर वे दोनों सुयाओ के पीछे पीछे नीचे चले गए। डॉट 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 सूरी और बाकी दोनों के नीचे आने के बाद वे अपने सामने का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। कई बुजुर्गों ने अत्यधिक सदमे में चीख मारी। ब्रेकिंग रियल मेडिसिनल पिल फूंक करते हुए, असल में ये 3 हैं, जानते हो, ये तो अनमोल चीजें हैं। अगर हम अपना पूरा सुपरिवार भी बेच दें तो भी शायद हमें भी नहीं खरीद पाएंगे। ये वास्तव में एक देवराज स्तर के क्रूर जानवर के सार का रक्त है और यह गहन हिम भजाने वाले रक्त फीनिक्स से प्राप्त हुआ है। अगर यह बात बाहर फैल गई तो पूरी शाही राजधानी हिल जाएगी। मुझे त्यानीवान मनु से इतनी उदारता की उम्मीद नहीं थी। इधर आओ और देखो, यह 3 साधना तकनीकें भी हैं, सभी स्वर्ग स्तर की। हे भगवान, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। हालांकि इनके अलावा सगाई के उपहारों में कुछ दुर्लभ खजाने भी शामिल थे जो आमतौर पर केवल कहानियों में ही पाए जाते थे। सगाई का ऐसा उपहार सचमुच बहुत ही भव्य और चौंकाने वाला था। शायद पूरे ग्रेट जोह में केवल त्यानीवान मनु ही ऐसी वस्तु का निर्माण कर सकता था। सुमिंग भी अधिक आनंदित था। ये ब्रेकिंग रियल मेडिसिनल पिल उसके लिए जीवन रक्षक दवा के समान थी। वो एक दशक से अधिक समय से पर्पल मेंशन दायरे में फंसा हुआ था और उसे कभी भी कोई सफलता नहीं मिली थी। हाल ही में उसने हार मानने का भी फैसला कर लिया था, लेकिन उसे त्यानीवान मनु से इतना बड़ा आश्चर्य मिलने की उम्मीद नहीं थी। इस ब्रेकिंग रियल मेडिसिनल पिल की मदद से वह शायद आज ही ग्रेट दाव को प्राप्त कर सकता है, जो उसकी लंबे समय से पोषित इच्छा थी। सूरी भी चुप रही, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। प्रोफाउंड आइज ब्लड फीनिक्स का सार रक्त, और वह भी भगवान राजा स्तर का। उसके लिए जैसे ही वह इस सार रक्त की एक बूंद को अवशोषित करेगी, उसकी शक्ति भयावह स्तर तक बढ़ जाएगी। ये कहा जा सकता है कि सार तत्व के रक्त की यह बूंद उसके आइस फीनिक्स डिवाइन बॉडी के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। इस समय सूरी के चेहरे पर कुछ जटिल भाव थे, कुछ भावुकता भी। शायद इस परिवार में शादी करना आखिरकार बुरा नहीं है। सूकी मां की निगाहें मानो इन सगाई के उपहारों पर टिकी हुई थी। अक्सर सगाई के उपहार की मात्रा दूसरे पक्ष के रवैये को दर्शाती है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो नागोम परिवार द्वारा दिखाई गई ईमानदारी वास्तव में बहुत ही सराहनीय थी। ये किसी बचकाने खेल की तरह बिल्कुल नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो वे इसे गंभीरता से लेने का इरादा रखते हो। अब वहां मौजूद सभी लोगों के मन में एक विचार आया, शायद देवी कन्या का परिवार में विवाह करना इतना बुरा नहीं होगा। अध्याय 11 भव्य विवाह, दोहरी पढ़ाई करने वाले छात्रों को पुरस्कृत करना। अध्याय 11 भव्य विवाह, दोहरी पढ़ाई करने वाले छात्रों को पुरस्कृत करना। त्यानीवान मनु। इस समय द्वार लालटेन और रंग बिरंगी झालरों से सजा हुआ है और खुशी और उत्साह से भरा हुआ है। आज त्यानीवान मनु के युवा स्वामी का विवाह दिवस था, इसलिए गणमान्य व्यक्तियों का आगमन अंतहीन था। आने वालों में गुप्त संप्रदाय के प्रमुख, परिवार के मुखिया, पवित्र भूमि के बुजुर्ग और यहाँ तक कि दरबार से शाही परिवार के कई सदस्य भी शामिल थे। संक्षेप में कहीं तो महान जोहो राजवंश के लगभग सभी प्रमुख व्यक्ति आए थे। ये त्यानीवान मनु का ही प्रभाव है। मैं नागोम झा, आप सभी का बहुत आभारी हूँ कि आप आज मेरे बेटे की शादी में अपनी उपस्थिति से मुझे सम्मानित कर रहे हैं। भविष्य में यदि आपको कभी मेरी सहायता की आवश्यकता हो तो कृपया बेझिझक मुझसे संपर्क करें। मंच पर नागोम झा ने जोर से बात की, उनकी आवाज घंटी की तरह गूंजी जो पूरे महल में गूंज रही थी। बिल्कुल नहीं, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें यंगलॉर्ड की शादी में शामिल होने का अवसर मिला। यह एक ऐसा आशीर्वाद है जिसे हमने आज जन्मों में अर्जित किया है। सचमुच देवी बेहद खूबसूरत और असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है और वह युवा स्वामी के लिए एकदम सही जोड़ी है। जी हाँ, हमें उम्मीद है कि जागीर के स्वामी को हमारा यह विनम्र उपहार बहुत आपत्तिजनक नहीं लगेगा। इस समय पूरा हॉल ऐसी ही आवाजों से गूंज रहा था और हर कोई बहुत प्रशंसा कर रहा था। एक कोने में एक स्त्री जैसे दिखने वाला व्यक्ति उदास होकर चुपचाप बैठा रहा। स्वर्ग में बनी जोड़ी, छी, वो निकम्मा किसी देवी के लायक नहीं है। वह मन ही मन दाव को कोसने की हिम्मत तो कर सकता था, लेकिन उसे जुबान से कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था। तीसरे राजकुमार, आज कोई परेशानी न खड़ी करे, आखिरकार ये त्यानीवान मनु का इलाका है। पास ही खड़ा एक नौकर चारों ओर देखने लगा और दाव को धीरे से सलाह देने लगा। ये सुनकर जोगी ने भौहें चढ़ा ली, तो क्या हुआ अगर वे हंगामा करें? क्या उन्हें लगता है कि वे मुझे सबके सामने मार सकते हैं? कतई, आज मैं इस घटिया आदमी की बेइज्जती करूंगा।
ये सोचते ही उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसने बाद में उसे अपमानित करने का तरीका पहले ही सोच लिया था। पास में मौजूद नौकरों ने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की और मन ही मना भरी। कुछ देर में नागोंग चेन और सूर्य भी वहां आ गए। नागोंग चेन was dressed in white with sword like eyebrows and bright eyes. नागोंग चेन ने सफेद वस्त्र पहने थे, उनकी बही तलवार जैसी नुकीली थी और आंखें चमकीली थी। वे बेहद आकर्षक थे, उनका कद लंबा और सीधा था, उन्हें एक सहज कुलीनता और प्रभावशाली व्यक्तित्व झलक रहा था जिसने वहां मौजूद कई महिलाओं का ध्यान आकर्षित किया। सूर्य ने भी शादी का गाउन पहना हुआ था, उसके लंबे चांदी जैसे बाल कंधों पर लहरा रहे थे। उसकी बही स्याही से बनी पेंटिंग जैसी थी और उसके खूबसूरत चेहरे पर हल्का मेकअप था, जिससे उसकी पहले से ही मनमोहक सुंदरता और भी ज्यादा आकर्षक और मोहक लग रही थी। वहां मौजूद हर कोई उसे देखकर अपनी सांसें थाम लेता था। ठीक 9 स्वर्गों के ऊपर की परी की तरह ये बेहद खूबसूरत और अपनी भव्यता में अद्वितीय है। उन दोनों का एक साथ वहां खड़े होना एक अजीबोगरीब और उपयुक्त जोड़ी बना रहा था। नागोंग चान दिल खोलकर हंसे और जोर जोर से ताली बजाई। अपनी सुंदर बहू को देखकर हंसते हंसते उनकी आंखों में आंसू आ गए। ध्रुव चांद, क्या तुम देख सकती हो, हमारे बेटे की शादी हो रही है, काश तुम वापस आ पाती। किसी के हृदय में मौजूद सबसे कोमल भावना ही इतने ऊंचे और ईमानदार व्यक्ति को ऐसी स्थिति में ला सकती है। मैं आकाश और पृथ्वी को प्रणाम करता हूँ। माता पिता को 2 बार प्रणाम। पति पत्नी एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। बुजुर्ग मेजबान द्वारा 3 बार पाठ समाप्त करने के बाद नागोंग चेन और सूर्य ने एक दूसरे की ओर देखा। उस खूबसूरत चेहरे को देखकर और उस आदमी की सांसों को महसूस करके सूर्य खुद को शर्माने से नहीं रोक सकी। ये चेहरा वाकई काफी आकर्षक है। सूर्य ये सोचे बिना नहीं रह सकी कि उसने कई उत्कृष्ट पुरुषों को देखा है, लेकिन केवल नागोंग चेन ही इतना साधारण और सुंदर था। काश उसका रवैया बेहतर होता, काश वह इतना अहंकारी और दबंग न होता और बस चुपचाप घर पर एक सुंदर चेहरे के रूप में रहता, तो हमारे लिए भाई बहन बनना और शादी करना इतना बुरा नहीं होता। सूर्य के होठों पर एक मुस्कान उभर आई जो बेहद खूबसूरत थी। इस समय उसके सामने खड़ा नागोंग चेन जो कुछ भी हो रहा था उसे पूरी तरह अनजान था और उसकी आंखें कुछ हद तक खरी थी। दिन सूर्य से विवाह करने पर आपको दोगुनी शिष्टता का वरदान प्राप्त होगा। क्या आप इसे अभी प्राप्त करना चाहेंगे? इसी बीच मंच के नीचे मौजूद दर्शकों ने भी उनकी जमकर प्रशंसा की। एकदम सही जोड़ी, युवा स्वामी और देवी। हाँ, वे एक आदर्श जोड़ी है, जैसे कोई सुनहरा जोड़ा। ऐसा लगता है मानो वे किसी कविता या चित्र से निकलकर आए हों। उन्होंने बड़ी ही प्रभावशाली ढंग से बोलते हुए उनकी जमकर प्रशंसा की। इन्हें दुल्हन के कमरे में भेज दो। जस्ट देन द होस्ट सीइंग द एटमॉस्फेयर वाज अबाउट। तभी मेजबान ने माहौल को अनुकूल पाते हुए तुरंत कार्यक्रम समाप्त कर दिया। ये सुनकर सूर्य का सुंदर चेहरा आने वाली घटना के बारे में सोचकर लाल हो गया। इससे पहले उसने कभी भी इस तरह की किसी चीज का अनुभव नहीं किया था, इसलिए वह अनगिनत विचारों से भरी हुई थी। 1 मिनट रुकिए, मैंने सुना है कि त्यान हवेली प्रतिभाशाली लोगों और अनगिनत नायकों से भरी हुई है, इसलिए त्यान हवेली के युवा स्वामी भी बहुत शक्तिशाली होंगे। आज मैं युवा स्वामी को चुनौती देना चाहता हूँ। मुझे आशा है कि युवा स्वामी मुझे प्रशिक्षण देने में संकोच नहीं करेंगे। तभी पीछे से एक तेज आवाज आई। सबने उधर देखा तो पाया कि बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि तीसरे राजकुमार जोहो भी थे। जोहो भी आकाश में उड़ते हुए अभिवादन के रूप में अपने हाथ जोड़े और एक शक्तिशाली आभा बिखेरी। यदि युवा स्वामी को लगता है कि साधना स्तर में बहुत अंतर है, तो मैं स्वयं को आपके समान स्तर तक कम करके आपसे युद्ध कर सकता हूँ और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को एक शानदार युद्ध दिखा सकता हूँ। देवी के पति होने के नाते मुझे विश्वास है कि आप मना नहीं करेंगे। वह बोलते रहे, उनके शब्द कुछ हद तक रहस्यमय थे, उनकी निगाहें अभिमानी थी, मानो वे दान दे रहे हों। इन शब्दों से दर्शकों में भारी हंगामा मच गया। तीसरे राजकुमार का इससे क्या तात्पर्य है? क्या वह कोई गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश कर रहा है? जिसकी भी आंखें हैं वो देख सकता है कि वह नागोंग चेन के लिए जाल बिछाने की कोशिश कर रहा है। यदि आप चुनौती स्वीकार करते हैं तो वह छठी दर्जे का प्रतिभाशाली व्यक्ति है, शाही शरीर वाला और अद्वितीय प्रतिभा का धनी है। भला आप जैसा अपाहिज कैसे जीत सकता है? यदि आप चुनौती स्वीकार नहीं करते हैं तो ये साबित होता है कि आप डरे हुए हैं, जिससे आपको नुकसान होगा। आप कोई भी विकल्प चुने, इसका कोई समाधान नहीं है। तुम मुझे चुनौती देने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम इसके लायक नहीं हो। ये सुनकर नागोंग जान शांत रहा। उसका सुंदर चेहरा किसी अमर व्यक्ति की तरह था, जिस पर शुरू से अंत तक कोई भाव नहीं झलक रहा था। उसकी वह तिरस्कारपूर्ण दृष्टि ऐसी थी मानो वह किसी सरीसृप को नीचा दिखा रहा हो। जैसे ही वह अपना कदम उठाने वाला था, उसके दिमाग में एक ठंडी सूचना गूंज उठी। दिन, हमें पता चल गया है कि आज आपकी शादी का दिन है। क्या हम साइन इन करें? चेक इन। दोहरी पुतलियों की समस्या सामने आ चुकी है। क्या हमें इस असामान्य घटना को छिपाना चाहिए? इसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं, सबसे बड़ा वाला ले लो। नागोंग चेन ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। वह कोई आम कार्यकर्ता नहीं था जो इधर उधर छिपकर अजय बन जाता, वह तो बस एक काय था। जब हम पहले ही यहाँ आ चुके हैं तो संकोच क्यों करें? अगर हमें अपनी शान दिखानी है तो खुलकर दिखाओ। उस क्षण नागोंग चेन से एक अत्यंत भयानक आभा निकली। वह आभा विश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी, मानो कोई प्राचीन देवता पुनर्जीवित हो रहा हो। अनुभूति, ये सब इतनी अचानक हुआ कि इसे भांपते ही सभी के चेहरे के भाव बदल गए और उन्होंने ऊपर की ओर देखा। नागोंग चेन शून्य लोक में खड़ा था, उसकी आंखें एक दिव्य प्रकाश से दमक रही थी जो पूरी दुनिया को रोशन कर रही थी। नागोंग चेन की पुतली 2 भागों में बन गई और एक अनंत ब्लैक होल में बदल गई। जैसे जैसे वो खुलता और बंद होता गया, ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड के तारे ब्रह्मांड के भीतर ही विकसित हो रहे हों, जिससे आकाश और पृथ्वी कांप उठे और शून्य लोक तक उठा, मानो कोई भयानक आतंक जगने वाला हो। उसी समय आकाश में एक अतुलनीय पवित्र घटना घटी, जिसमें अनगिनत प्राचीन संत प्रेत प्रकट हुए। उनकी आभा इंद्रधनुष जैसी थी और उनकी चारों ओर नियम और व्यवस्था का तांत्र व्याप्त था। उनकी ऊर्जा अत्यंत शक्तिशाली थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वे नागोंग चेन के सामने घुटने टेककर उसकी पूजा कर रहे हैं। ये क्या है? सभी ने हैरानी से पूछा। ये हेलोवीन की तीर्थयात्रा है। त्यान हवेली के युवा स्वामी असाधारण है। वे एक अत्यंत शक्तिशाली शरीर को जागृत करने वाले हैं, इतना शक्तिशाली कि पूरी दुनिया विस्मित है। एक बूढ़े व्यक्ति ने अचानक कहा, दाव, उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अचानक सभी को बात समझ आ गई, हालांकि उनकी आंखों में अभी भी हैरानी के भाव थे। आपको ये पता होना चाहिए कि देवी आइस फीनिक्स के दिव्य शरीर की विचित्र घटनाएं भी इतनी भयावह नहीं थी। डॉट 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 डॉट। अध्याय 12 भयानक घटनाएं अलार्म नागोंग्यो। अध्याय 12 भयानक घटनाएं अलार्म नागोंग्यो। जब सभी को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब एक और भी भयावह घटना सामने आई। बूम! 10 महान तारों के आभास प्रकट हुए, मानो 10 धरती सूर्य पूरे आकाश को प्रकाशित कर रहे हों। स्वर्ग और पृथ्वी एक दूसरे से प्रतिध्वनित हो उठे और व्यवस्था की दिव्य श्रृंखला ने नागोंग चेन को घेर लिया। मंत्र आपस में घुले हुए थे और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो कोई युवा देवता पृथ्वी पर अवतरित हो रहा हो। लड़के की आंखें खोलने से पहले ही वह धुंधले रूप से एक शून्य को विकसित होते हुए देख सकता था, जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी प्रतिध्वनित हो रहे थे, प्रकाश घूम रहा था और महान दाव की ध्वनि लंबे समय तक आकाश में गूंज रही थी। इस भयावह घटना को देखकर सबकी आंखें सिकुड़ गई और उनके चेहरे अविश्वास से भर गए। अंततः नागोंग चेन ने अपनी आंखें खोली। उसकी पुतलियां 2 भागों में बन गई, मानो दोहरी पुतलियां बन गई। उसकी आंखों से दिव्य प्रकाश का एक प्रज्वलित विस्फोट हुआ, जो अत्यंत भयानक था, मानो वह आकाश को चीर सकता हो। क्या यही दोहरी पुतली वाले छात्र होते हैं? नागोंग चेन ने उत्साह से भरे दिल के साथ धीरे से कहा। उसे अपने पूरे शरीर में, खासकर अपनी आंखों के आसपास शक्ति का प्रवाह महसूस हो रहा था। उसके शरीर में भी जबरदस्त परिवर्तन आया और उसकी साधना का स्तर लिंगाई क्षेत्र से सीधे बढ़कर पर्पल मेंशन क्षेत्र तक पहुंच गया, जो कि एक बहुत बड़ा उन्नयन था। वह इन आंखों को आजमाने के लिए बेताब था। उस पर सबने अपनी सांसें थाम ली। जब उन्होंने नागोंग चेन की आंखें देखी तो वे चौंक गए और पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। क्या ये वही पौराणिक दोहरी पुतलियां हैं? किसी ने इसे पहचान लिया और आश्चर्य से कहा,
आपको ये जानना चाहिए कि दाव यानी तो शिशु वाले देवदूत कई युग पहले से ही अजय माने जाते थे। जब इन दो शिशु का जन्म हुआ तब कौन उनका मुकाबला कर सकता था। आपकी पुत्री दो भागों में बन जाती है जिससे एक असाधारण घटना घटित होती है। ये निसंदेह दोहरी पुत्री का मामला है। ग्रेट जो में बदलाव आने वाला है, नहीं बल्कि इसके कारण पूरा पूर्वी दिव्य महाद्वीप बदल जाएगा। दोहरी पुत्रियों वाले राजा की उपाधि मात्र दिखावटी नहीं है। महान जो पर ईश्वर की कृपा हो। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि न केवल हम फीनिक्स दिव्य शरीर की देवी अवतरित होंगी बल्कि अब दोहरी पुत्रियों वाली एक महिला भी प्रकट होंगी। मुझे आश्चर्य है कि वह तीसरा राजकुमार इस समय क्या सोच रहा होगा। हाँ, अगर आपने इसका जिक्र न किया होता तो मैं इसके बारे में भूल ही गया होता। त्यानेवान मनो की शैली को देखते हुए इस मामले का अंजाम शायद अच्छा नहीं होगा। किसी न किसी को तो मजाक का पात्र बनना ही पड़ेगा। द पीपल प्रेजेंट वर टॉकिंग अबाउट इट एंड वर अमेज्ड। वहां मौजूद सभी लोग इसके बारे में बात कर रहे थे और आश्चर्यचकित थे। सूर्य की खूबसूरत आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसका सुंदर चेहरा समय से भर गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि नानगोम चेन के पास सचमुच पौराणिक दोहरी पुतियां होंगी। उसके शरीर पर मौजूद आइस फीनिक्स डिवाइन बॉडी ने इस क्षण सचमुच भय प्रकट किया। ये कहना मुश्किल है कि दोहरी पुतियों की क्षमता 9वीं कक्षा के छात्र से भी अधिक शक्तिशाली है। एक पल के लिए उसके चेहरे पर भावविभोरता छा गई। उसने कहा था कि अगर उसकी शादी होगी तो वह अपने से अधिक मजबूत पुरुष से शादी करेगी और अब ये बात सचमुच सच हो गई थी। शून्य क्षेत्र में वाह वाह वाह, मेरे बेटे नागोंग झान से यही उम्मीद थी। तुम अपने पिता की तरह ही उत्कृष्ट हो। नागोंग झान ने बेहद उत्साहित होकर 3 बार वाह कहा। नीचे मौजूद नागोंग वेंटियन उड़कर ऊपर आया और दाव की प्रशंसा करते हुए बोला, ये दोनों शिष्य मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इन्हें हमारे नागोंग परिवार में देख पाऊंगा। ये सचमुच बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा। जब ही एक और अत्यंत शक्तिशाली आकृति प्रकट हुई और एक भयावह आभा ने नीचे मौजूद सभी लोगों को एक शब्द भी बोलने से डरा दिया। उनके चेहरे मौत की तरफ पीले पड़ गए। जब सभी ने इसे स्पष्ट रूप से देख लिया तो उनकी पुतियां थोड़ी सिकुड़ गई। ये वास्तव में नागोंग व्यू है जो महान झोंक के 4 संतों में से एक है और नागोंग चेन के दादा भी है। नागोंग व्यू ने एक दूसरे चोगा पहना हुआ था। उनका शरीर एक लौकिक आभा से घिरा हुआ था जिससे एक लौकिक और शक्तिशाली आभा निकल रही थी। वह उड़कर नागोंग चेन के पास पहुंचा और जब उसने देखा कि उसकी आंखों में व्याप्त अराजकता उसे पूरी तरह से निगलने में सक्षम प्रतीत होती है तो वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ। उन्हें इस तरह की धड़कन महसूस होना इस बात की पुष्टि करता है कि उनकी आंखों की पुतियां वास्तव में दोहरी हैं। नागोंग परिवार पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। ईश्वर सचमुच नागोंग परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। नागोंग व्यू ने प्रशंसा से भरी आंखों से जोर से कहा, नमस्कार दादाजी, पिताजी और दूसरे चाचा जी। नागोंग चेन ने एक एक करके उन सभी का अभिवादन किया। तीनों ने संतुष्ट भाव से सिर हिलाया। नागोंग व्यू ने नागोंग चेन से मिलने की पूरी कोशिश की लेकिन उसे मना कर दिया गया। पोते को एक और काम खत्म करना है, मैं अभी वापस आता हूँ। He hadn't forgotten about Joe Bai and then he disappeared from the... वो जो भी को भूला नहीं था और फिर वो मौके से गायब हो गया। उसे गायब होते देख नागोंग व्यू थोड़ा असमंजस में पड़ गया। दोनों लोगों की व्याख्या सुनने के बाद उसे आखिरकार समझ में आया कि क्या हो रहा था और उसके चेहरे पर कुछ गुस्सा दिखाई दिया। कितना घटिया दरबार है। अगर नागोंग चेन की आंखें दोहरी न होती तो क्या इस बदमाश के हाथों उसकी शादी के दिन ही उसका अपमान न हो जाता। नागोंग व्यू ने गुस्से से कहा, फिर नीचे की ओर देखा। डॉट डॉट डॉट। इस समय जो अभी बहुत खुश था ने जब नागोंग चेन को जागते हुए देखा तो उसकी आंखों की पुतियां दोहरी हो गई और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे इतनी जल्दी थप्पड़ पड़ने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। जब उसने नागोंग चेन को अपनी ओर आते देखा तो उसके मन में पीछे हटने का हल्का सा ख्याल आया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर उसकी आंखों की पुतियां दोहरी हैं तो क्या हुआ। मैं 6ठी कक्षा की शाही हंसी हूँ, मुझे उससे क्या डरना चाहिए। इसके अलावा उनकी दोहरी पुत्री हाल ही में जागृत हुई है और उनकी साधना का स्तर केवल आधारभूत स्तर पर है। क्या दोहरी पुत्री वास्तव में उन्हें दुनिया को उलट करने की शक्ति दे सकती है। इसी दौरान जोगी के मन में एक साहसिक विचार आया, अगर वह बाद में प्रतिद्वंदी को हरा देता है तो क्या वह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध नहीं हो जाएगा। ये सोचते हुए जोगी ने अपनी निगाहें सूर्य की ओर घुमाई और मन ही मन बुदबुदाया, अच्छी तरह से देखो और पता लगाओ कि मुझमें और उसमें वास्तव में क्या अंतर है। जैसे ही जोगी ने अपनी मानसिकता को समायोजित किया और लड़ने के लिए तैयार हुआ उसने नागोंग चेन की दोहरी पुतियां देखी। पल भर में उसकी आत्मा से निकलने वाला एक शक्तिशाली दबाव उसकी ओर तेजी से बढ़ा और उसके दिल में भय की भावना उत्पन्न हुई जिससे उसका पूरा शरीर कांपने लगा। बस इतना ही, तुम्हें तो मेरी आंखों में आंखें डालकर देखने की भी हिम्मत नहीं है, फिर भी मुझे चुनौती देने की हिम्मत करते हो। बैठे हुए सफेद वस्त्रों में लिपटे गहरे प्रकाश से चमकती दोहरी पुतियों वाले नागोंग चेन एक युवा राजा की तरह तिरस्कार और अद्वितीय शालीनता का प्रदर्शन कर रहे थे। धड़ाम से जो भी सचमुच घुटनों के बल बैठ गया और जमीन गीली हो गई जिससे पेशाब की तेज गंध आने लगी। इसका एकमात्र कारण यह था कि दोनों पुतियों का दबाव इतना भयावह था कि उसका मन डगमगा गया और उसने दिव्य आत्मा को निगल लिया। नागोंग चेन ने भौहें चढ़ाई, मुड़ा और चला गया। इस तरह के व्यक्ति को मानना उसे घृणास्पद लगता था। ये देखकर सभी लोग पूरी तरह से हैरान रह गए। केवल 2 पुतियों का दबाव लिंगाई क्षेत्र को हराने के लिए काफी था। विलक्षण प्रतिभा। दोहरी पुतियां सचमुच अच्छे, हमारे पास तो उनकी निगाहों से नजरें मिलाने का भी साहस नहीं है। हाँ, मैंने बस उस पर एक नजर डाली और उसकी आंखें मेरी दिव्य आत्मा को निगलती हुई प्रतीत हुई। ये भयावह था। दोहरी शिष्य वाला व्यक्ति अजय है। नागोंग चेन के रहते हुए मुझे डर है कि बाकी सभी विलक्षण प्रतिभाएं उसके सामने फीकी पड़ जाएंगी। जब उन्होंने जोगी की दुर्दशा देखी तो सबने उसका मजाक उड़ाया। मुझे लगा था कि वह वाकई काबिल है लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना डर जाएगा कि उसकी पैंट गीली हो जाएगी। हाँ, ये हमारे शाही परिवार के लिए एक कलंक है। जोकर को थप्पड़ पड़ा है ना। जमीन पर घुटनों के बल बैठा जो भी धीरे धीरे होश में आया। उनकी हंसी सुनकर उसकी आंखें लाल हो गई। चुप रहो, मैं घबरा रहा हूँ, मैं घबरा रहा हूँ। फिर भीड़ की जयकार और हंसी के बीच वह सिर झुकाए त्यानेवान मनो से निकल गया। दूसरी ओर सुपरिवार, क्या ये मेरे जीजाजी हैं? ये तो बेहद सुंदर और अद्भुत है। सु याओ ने प्रशंसा से भरी अपनी खूबसूरत आंखों से कहा। सु मिंग और उसके बगल में खड़ी उसकी मां चुप रहे। उनकी आंखों में सदमे के भाव थे क्योंकि वे एक दूसरे को देख रहे थे। ऐसा लगता है कि इस बार सुपरिवार वाकई उड़ान भरने वाला है। डॉट 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 टी.एस. ये सूर्य की छोटी बहन सु याओ की तस्वीर है। अध्याय 13 लैंड फैंग का आगमन। अध्याय 13 लैंड फैंग का आगमन। शून्य लोक में नागोंग झान और अन्य सभी लोग ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। दोहरी पुतियों की शक्ति वास्तव में सराहनीय है। यह मात्र अपनी सांस से अन्य विलक्षण प्रतिभाओं को भी दबा सकती है। नागोंग वेंटियन ने विस्मय बोधक होकर कहा, हाँ बिल्कुल सही, मैं भी उसकी साधना के स्तर को नहीं समझ पा रहा हूँ। उसका आध्यात्मिक सागर अराजकता की तरह है, अलौकिक और मायावी। नागोंग व्यू ने अपनी दाढ़ी सहलाई, उसकी आंखों में विस्मय का भाव था। ये सुनकर नागोंग झान ने गर्व से कहा, मेरे बेटे नागोंग चेन में सम्राट जैसी शान है। इसी क्षण नीचे खड़ी नागोंग चेन को चीख आ गई और वो कुछ आश्चर्यचकित सी लग रही थी। कौन है ये? मुझे कौन श्राप दे रहा है? सभी की आश्चर्यचकित निगाहों के बीच नागोंग चेन शांत और संयमित चेहरे के साथ सूर्य के पास लौट आया, मानो उसने कोई मामूली मामला सुलझा लिया हो। वो ये नहीं भूला था कि शादी समारोह का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा दुल्हन का कमरा अभी तक आयोजित नहीं हुआ था। कैसा लगा? क्या तुम्हारा पति कमाल का नहीं है? नागोंग चेन ने सूर्य की ओर देखते हुए दाव को चढ़ाया। जैसे ही सूर्य पास आई और उसने उन दोहरी पुतियों को देखा, उसे एक जबरदस्त दबाव महसूस हुआ। उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी कांपी और उसने सहजता से कहा, सब ठीक है। अपनी बात खत्म करने के बाद उसे एहसास हुआ, पति। तब वह प्रत्यक्ष रूप से उसकी पहचान को स्वीकार कर रही थी। इससे भी कहीं अधिक अद्भुत कुछ होने वाला है। नागोंग चेन ने सूर्य के कान में फुसफुसाया। ये सुनकर सूर्य का सुंदर चेहरा पके हुए सेब की तरह तुरंत लाल हो गया, जिससे वह और भी खूबसूरत लगने लगी।
बेशक वह समझ गई थी कि उसका क्या मतलब था। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने उसे बहुत हल्के से धक्का देकर दूर कर दिया, मानो दोनों सिर्फ एक दूसरे से छेड़छाड़ कर रहे हों। ये देखकर नीचे मौजूद भीड़ आश्चर्य से मुस्कुरा उठी और उसे चिढ़ाने लगी। देखो इस जोड़ी का रिश्ता कितना अच्छा है, वे एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही है। हाँ, दोहरी पुतलियों वाला और 9वीं श्रेणी के दिव्य शरीर वाला राजा, उसकी संतानें कितनी परिपूर्ण होंगी। मैं उनकी प्रतिभा की कल्पना भी नहीं कर सकता। ये सुनकर सूली और भी ज्यादा शर्मा गई। इस बिंदु पर कार्यक्रम के संचालक ने आगे कहा, दाऊ तो कृपया नवविवाहित जोड़ी को उनके विवाह कक्ष तक ले चलें। जस्ट देन एन गाइमली वॉइस रंग आउट अगेन। तभी अचानक एक अप्रत्याशित आवाज फिर से सुनाई दी। क्रिम्सन क्लाउड स्वॉर्ड साइड के द्वितीय रैंक के लेन फैंग ज्ञानवान मनु के युवा स्वामी से पूछताछ करने आए हैं। दरवाजे के बाहर कई लोग दिखाई दिए, जिनमें लेन फैंग सबसे आगे चल रहा था। वो न तो अहंकारी थे और न ही विनम्र, उनका शरीर सीधा था और उनके लंबे वस्त्र हवा में लहरा रहे थे, जिससे वे धर्ममार्ग के नेता की तरह दिख रहे थे। इन शब्दों ने भीड़ के बीच जोरदार चर्चा को जन्म दिया। ये वही था क्रिम्सन स्वॉर्ड गॉड किंग का निजी शिष्य, तलवार का वो दाऊ जो एक सदी से प्रकट नहीं हुआ था। अद्भुत। मैंने सुना है कि उसने कुछ दिन पहले ग्रेट जो को हरा दिया था। ताइजुकुन, जो प्रतिभाशाली लोगों की सूची में 10वें स्थान पर है। वाह, ये तो दिलचस्प होने वाला है। पिछले तीसरे राजकुमार को प्रतिभाओं की सूची में केवल 50वां स्थान प्राप्त था। दोनों के बीच कोई तुलना नहीं है। जब मंच पर मौजूद नांगोंग चेन ने सुना कि कोई और उन्हें चुनौती दे रहा है, तो उनके चेहरे के भाव एकदम ठंडे पड़ गए। तुमने बार बार मेरी शादी की रात में खलल डाला है, तुम सब बनने के लायक हो। ये देखकर सूली मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसकी आंखें झुरीदार हो गई, उसने अपनी बाहें क्रॉस कर ली, मानो वो कोई शो देख रही हो। वापस आकर तुमसे निपट लूंगी। नांगोंग चेन ने झुंझलाते हुए उसके गालों को चुटकी से दबाया। नांगोंग चेन ड्रैगन शून्य लोक से बाहर निकला, उसके सफेद वस्त्र हवा में लहरा रहे थे। उसकी दोहरी पुतलियां एक रहस्यमय प्रकाश से चमक रही थी, जिसके भीतर आकाशगंगाएं विकसित होती हुई प्रतीत हो रही थी। उसमें एक अलौकिक गुण था, मानो वो अपनी पीढ़ी का कोई राजा हो। तुम कौन हो? लेन फैंग ने एक बेहद डरावने व्यक्ति को अपनी ओर आते देख खुद को रोक नहीं पाया और पूछा। है वो निकम्मा नांगोंग चेन कहाँ है? आपके पिता। नांगोंग चेन ने उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया और बस दाऊ कहा। तुम्हारे पिता। और तुम कौन हो? लेन फैंग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये सुनकर नीचे मौजूद भीड़ जोर से हंस पड़ी और उन्हें ऐसे देखने लगी मानो वे मस्त रहे हों। इसी क्षण लैनफैंग के सेवक को समझ में आया कि क्या हो रहा है और उसने फुसफुसाते हुए कहा, महान गुरु, ऐसा लगता है कि यह नांगोंग चेन है। आई नो, लैनफैंग रिएक्टेड इंस्टेंटली, हिज फेस। मुझे पता है। लैनफैंग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, उसका चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने दांत पीसते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तियान्युवान हवेली का युवा स्वामी केवल बातों में ही अच्छा है। मैं सचमुच निराश हूँ, लगता है तुम देवी से विवाह करने के योग्य नहीं हो। एक और बेवकूफ। ये सुनकर नांगोंग चेन को एहसास हुआ और उसने बेबसी से आह भरी। तुम। हालांकि लैनफैंग को चापलूसी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता था, लेकिन वह जानता था कि दूसरे व्यक्ति को चापलूस कहना उसके लिए अपमान की बात है। अपनी चाल चलो, मैं तुम्हें 3 चाली चलने का मौका देता हूँ। नांगोंग चेन ने आलस भरे लहजे में कहा और स्पष्ट रूप से तिरस्कारपूर्ण भाव से जमा ली। तुम सिर्फ बातें करते हो, कुछ करते नहीं। बहुत जल्द तुम घुटनों के बल बैठकर दया की भीख मांगोगे। इस अपमान से लैनफैंग की आंखों में क्रोध की आग भड़क उठी। हालांकि वह दूसरे पक्ष की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकता था, लेकिन अफवाहों के मुताबिक तियान्युवान हवेली का युवा स्वामी एक मामूली और निकम्मा व्यक्ति था। तुम तो सिर्फ दूसरे दर्जे के अधिकारी हो, कितनी साधना कर सकते हो? जन्म से ही साधना करने पर भी तुम मुझे हरा नहीं सकते। लैनफैंग ने अपनी साधना शक्ति का प्रयोग किया, एक शक्तिशाली तलवार की ऊर्जा प्रवाहित हुई और वही कहते हुए ड्रैगन की तरह से तलवार लहराते हुए आकाश से नीचे उतरा। इस तलवार का नाम बुई है। ये देखकर सभी लोग आश्चर्य से दंग रह गए। क्रिम्सन क्लाउड स्वॉर्ड सेट की 3 तलवारों में से एक बुई। मैंने सुना है कि इसी तलवार ने पिछली बार काइजुकुन को हराया था। तलवार का एक बेहद घातक वार, जिसमें जितने की क्षमता बहुत अधिक होती है। अगर कोई सावधान नहीं रहा तो उसे खून से लथपथ कर दिया जा सकता है। अरे नहीं, क्या नांगोंग चेन आज यही मर जाएगा? ये सुनकर सूली की खूबसूरत आंखों में भी थोड़ी चिंता झलकने लगी। फिर उसे समझ आया कि क्या हो रहा है और उसके चेहरे के भाव जटिल हो गए। वो क्या सोच रही है? क्या नांगोंग चेन की मौत उसके लिए अच्छी बात नहीं है? उसे इस बेशर्म बदमाश की परवाह क्यों करनी चाहिए? कुछ खास नहीं। नांगोंग चेन मुस्कुराया, उसकी दोनों आंखों की पुतलियां हल्की रोशनी बिखेर रही थी। उसकी दोनों पुतलियों के प्रभाव से सब कुछ धीमा हो जाता था, दुनिया की सबसे तेज चीजें भी गोली की तरह धीमी हो जाती थी। उसने अपनी चाल चली, 2 उंगलियों से तलवार की नोक को पकड़ा, जिससे एक लौकिक गुण और संयम का प्रदर्शन हुआ। पूरा दर्शक वर्ग जोरदार आक्रोश से भर गया। ऊपर हवा में मौजूद नांगोंग जहान और उनके साथी भी अपनी आंखें चौड़ी करने से खुद को रोक नहीं पाए। क्या ये दोहरी पुतलियों की शक्ति है? उन्होंने अविश्वास से आश्चर्य व्यक्त किया। लैनफैंग और भी ज्यादा हैरान और स्तब्ध रह गया। उसने तलवार का वो वार झेल लिया जिसे लैनफैंग ने 20 वर्षों तक अथक परिश्रम से निखारा था। ये पहला कदम है, नांगोंग चेन ने शांत भाव से कहा। लैनफैंग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और तेजी से अपनी आकृति को पीछे छोड़ते हुए दूरी बना ली। उसके चेहरे पर कुछ नाराजगी झलक रही थी, स्पष्ट रूप से वो हार स्वीकार करने को तैयार नहीं था। फिर से क्रिम्सन क्लाउड स्वॉर्ड टेक्निक, चौथा रूप, हेवन बर्निंग स्वॉर्ड। इतना कहते ही उसके हाथ में मौजूद की तलवार एक जीवंत ड्रैगन में बदल गई, जो अपार शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था और नांगोंग चेन की ओर उड़ गया। इस शक्ति को महसूस करते ही सभी के चेहरे के भाव बदल गए। तलवार चलाने की यह तकनीक क्रिम्सन स्वॉर्ड गॉड किंग की सर्वोच्च कला है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि यह उसे सिखाई जाएगी। अब नांगोंग चेन मुश्किल में है। इस तलवार की शक्ति स्पष्ट रूप से आध्यात्मिक सागर के अंतिम चरण तक पहुंच चुकी है। यदि उसके पास कोई अन्य साधन नहीं है तो संभवतः उसे इसका प्रतिरोध करना मुश्किल लगेगा। उन्होंने सिर हिलाया, जाहिर तौर पर वे नांगोंग चेन को लेकर आशावादी नहीं थे। बहुत कमजोर। नांगोंग चेन ने निराशा भरी निगाहों से आग से भरी स्क्रीन को देखा। फिर उसने अपनी दोहरी पुतलियों को सक्रिय किया और एक ऐसी सांस छोड़ी जिससे सबका दिल कांप उठा। यह क्या है? किसी ने इसे महसूस करते ही हैरानी से कहा। डॉट 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 डॉट। क्या मैंने अध्याय 14 में कहा था कि आप जा सकते हैं? क्या मैंने अध्याय 14 में कहा था कि आप जा सकते हैं? नांगोंग चेन की दोनों पुतलियों से बैंगनी रंग का दिव्य प्रकाश निकला, जिसने एक ऐसी अराजकता को जन्म दिया जिसने सीधे दाऊ अपनी ड्रैगन को भस्म कर दिया और दाऊ का एक भी निशान नहीं छोड़ा। ये देखकर लैनफैंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई, मानो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। बूम! अगले ही पल अराजकता में एक बैंगनी रंग का अग्नि ड्रैगन प्रकट हुआ। वो विशालकाय था और लैनफैंग के पहले वाले अग्नि ड्रैगन की तुलना में तो वह कुछ भी नहीं था। इस बैंगनी अग्नि ड्रैगन में वास्तव में ड्रैगन शक्ति का अंश मौजूद था और इसकी आभा अविश्वसनीय रूप से भयावह थी। यह अविश्वसनीय गति से सीधे लैनफैंग की ओर बढ़ा। इस दृश्य को देखकर मैं पूरी तरह से स्तब्ध रह गया और मेरा शरीर अनायास ही निकल गया। ये तो वाकई एक अविश्वसनीय क्षमता है। बैंगनी अग्नि को देखकर लैनफैंग स्तब्ध रह गया, मानो वह भय से सुना हो गया हो। क्या यही वो ड्रैगन है जिसे मैंने छोड़ा था? इस समय उसे पहले से ही पछतावा हो रहा था। यह आदमी किस तरह का राक्षस था? लैनफैंग भागना चाहता था, लेकिन अगर बैंगनी अग्नि ड्रैगन उसे छू लेता तो उसकी निश्चित रूप से मृत्यु हो जाती। तभी आकाश से तलवार की रोशनी की एक किरण नीचे उतरी और सीधे बैंगनी अग्नि ड्रैगन को नष्ट कर दिया। तुरंत ही वातावरण में धुआं भर गया और विस्फोट की अवशिष्ट शक्ति चारों ओर फैल गई। नांगोंग चेन ने नजर घुमाई और धुएं में एक आकर्षक आकृति देखी। एक और, लगता है आज आप में से कोई नहीं जा रहा है। नांगोंग चेन की निगाहें बर्फीली थी और वह मन ही मन सोच रहा था। सभी लोग हैरान थे, किसी को भी ऐसे उस्ताद के होने की उम्मीद नहीं थी। धुआं छटने पर वहां एक लंबा कद दिखाई दिया। लियू रुयान ने नीले रंग की लंबी पोशाक पहनी हुई थी, उसके हाथ में हरे रंग की तलवार थी और उसका आकर्षक कद काठी और शालीन व्यवहार ऐसा था मानो वह धरती पर अवतरित कोई परी हो।
इस व्यक्ति को देखकर सभी लोग चौंक गए, मानो वे काफी हैरान हो। शी इज फ्रॉम द क्रिम्सन क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट, सेंट एसली। वह क्रिम्सन क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट से है, सब ल्यूरियन। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह यंग लॉर्ड के हमले को रोकने में सक्षम था। यह विलक्षण प्रतिभा है, प्रतिभाओं की सूची में तीसरे स्थान पर है और इसमें तलवार सम्राट का हृदय है जो 8वीं श्रेणी की योग्यता रखता है। मैंने सुना है कि ल्यूरियन ग्रेट जो की 4 सुंदरियों में से एक है। आज उन्हें देखकर मैं पुष्टि कर सकता हूँ कि वे वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरी उतरती है। हालांकि उसने अभी लेन फैंग को बचाया है, इसलिए आज उसके लिए त्यानिवान मनो छोड़ना मुश्किल है। नीचे बैठे मेहमान आपस में चर्चा कर रहे थे और अफसोस जताते हुए सिर हिला रहे थे। साथ ही दाववादी, ये तो बस एक दोस्ताना मुकाबला था, इतनी हद तक जाने की क्या जरूरत है। ल्यूरियन ने ठंडे लहजे में नांगोंग चेन की ओर देखते हुए कहा। लेन फैंग ये देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ कि वह अभी भी जीवित है और संतनी द्वारा बचाया गया है। फिर वह खड़ा हो गया, अपना बचाव करने और सारा दोष नांगोंग चेन पर डालने के लिए। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद संत, अगर ऐसा ना होता तो। चुप रहो। ल्यूरियन मुड़ी, उसकी आंखें बर्फीली ठंडी थी और उसने सीधे दाव की बात काट दी। कितना बेवकूफ है। संप्रदाय में चालाकी दिखाने की कोशिश करना एक बात है, लेकिन यहाँ भी वह ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा है। इस बेवकूफ को बचाना समय की बर्बादी है। जब लेन फैंग ने उन बेहद ठंडी आंखों को देखा तो वह बोलना बंद कर दिया और उसके दिल में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसने पहले कभी संत को उसके साथ इस तरह का व्यवहार करते नहीं देखा था। उसका नाम सुनकर नांगोंग चेन दंग रह गया। वह मन ही मन सोचने लगा, महान सम्राट रियान से यही उम्मीद थी। वह गरीब, षड्यंत्रकारी और चालाक तो रही है, लेकिन कभी बदसूरत नहीं रही। लेकिन खुद को संभाल लेने के बाद भी उन्होंने ठंडे लहजे में ही बात की। तलवारबाजी, मैंने कभी नहीं कहा कि यह तलवारबाजी है। चूंकि उसने मेरी शादी के दिन आकर मुझे सिखाने का फैसला किया, इसलिए वह मेरा जानी दुश्मन है। अगर वह आज नहीं मरा तो क्रिम्सन क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट के अस्तित्व का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये सुनकर ल्यूरियन का चेहरा कुछ अजीब सा हो गया। वह जानती थी कि दाव और उसके साथी गलत थे और एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि दाव क्या कह रहा है। If it weren't for the fact that they were fellow disciples, अगर वे सहपाठी शिष्याएं न होती तो वह इस बार लेन फैंग को नहीं बचाती। किन परिस्थितियों में आपका गुस्सा शांत हो सकता है? ल्यूरियन ने मधुर और आकर्षक स्वर में पूछा, जो एक परिपक्व महिला की विशिष्ट आवाज थी। जहां तक शर्तों की बात है, नांगोंग चेन की निगाहें उसके कोमल शरीर पर टिकी हुई थी, उसकी आंखों में बेहद आक्रामकता थी। ये देखकर सबने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि आज नांगोंग चेन 4 सुंदरियों में से एक और को अपने साथ ले जाने वाला है। असंभव, अगर तुम मुझे मानना चाहते हो तो उन सबको मार डालो। ल्यूरियन ने दूसरे पक्ष के इरादों को भांपते हुए अपनी खूबसूरत आंखों में जमी ठंडक लिए हुए ठंडे स्वर में जवाब दिया। इतना कहने के बाद वह एक तरफ हट गई और लेन फैंग की रक्षा करना बंद कर दिया। हालांकि अगर त्यानिवान हवेली के सम्मानित युवा स्वामी इतनी मामूली बात पर इतना हंगामा करते हैं तो क्या ऐसे त्यानिवान हवेली की प्रतिष्ठा कम नहीं होगी? उसकी आवाज ठंडी थी, लेकिन उसकी खूबसूरत आंखों में एक खास तरह का आत्मविश्वास झलक रहा था। उसे पूरा यकीन था कि अगर नांगोंग चेन को त्यानिवान हवेली की वाकई परवाह है तो दूसरा पक्ष लेन फैंग को नहीं मारेगा। उस महिला के अहंकारी रवैये को देखकर नांगोंग चेन खुद को जोर से हंसने से रोक नहीं पाए। उसी क्षण सिस्टम नोटिफिकेशन की ध्वनि मेरे दिमाग में फिर से गूंज उठी। विकल्प एक, ल्यूरियन और अन्य लोगों से माफी मांगे, उनसे वादा करें कि भविष्य में उन्हें परेशान नहीं करेंगे। ल्यूरियन को 5 सद्भावनाएं दें और ल्यूरियन के इस्तेमाल किए हुए मुझे प्राप्त करें। विकल्प 2, लेन फैंग को देना, दाव क्षमा मांगते हुए स्वीकार करते हैं कि त्यानिवान हवेली के युवा स्वामी के रूप में उनका कौशल स्तर वास्तव में बहुत कम था। वे लेन फैंग को एक अनुकूलता से पुरस्कृत करते हैं और उन्हें सच्चे ड्रैगन के साथ का एक गुणरत्न प्रदान करते हैं। विकल्प 3, चूंकि तुम पीछे हट गए हो तो मैं तुम्हें क्यों न मार डालूं। लेन फैंग पर हमला करो और उसे मार डालो, जिससे तुम्हें केस प्लांटिंग ग्रीन नोट की घटना प्राप्त हो जाएगी। तीनों विकल्पों को देखकर नांगोंग चेन ने बिना किसी झिझक के तुरंत तीसरा विकल्प चुन लिया। यह न केवल मजेदार है बल्कि इससे आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका भी मिलता है। क्यों नहीं? अपॉलोजाइजिंग टू देम इज इम्पॉसिबल, बिसाइड्स डज ही उनसे माफी मांगना नामुमकिन है, वैसे भी क्या उसे इतनी सद्भावना की जरूरत भी है? और ल्यूरियन ने मोजों का इस्तेमाल किया अधिकारियों की परीक्षा लेने के लिए, उनका इस्तेमाल करना वाकई घिनौना है। चूंकि तुमने अपना रास्ता छोड़ दिया है तो मैं तुम्हें क्यों न मार डालूं। उद्धरण चिन्ह। नांगोंग चेन हंस पड़ी। फिर उसकी दोहरी पुतलियों के भीतर मंत्र आपस में गूंज गए और उनसे दिव्य प्रकाश का एक विस्फोट फूट पड़ा, जैसे लेन फैंग पर भर में रखी धुंध के बादल में बदल गया। तुम, ल्यूरियन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। उसे कुछ हद तक विश्वास हुआ कि उसने वास्तव में आगे बढ़ने की हिम्मत की। पूरा दर्शक वर्ग आक्रोश से भर उठा, उनकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गई। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि लेन फैंग की अंततः मृत्यु हो जाएगी। तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगा, है ना? नांगोंग चेन का चेहरा भावहीन था, मानो उसने किसी चींटी को मार डाला हो। उन्हें ये देखकर बहुत खुशी हुई कि केस प्लांटिंग ग्रीन लॉर्ड्स के लिए पुरस्कार दिया जा चुका है। ल्यूरियन ने दांत पीसते हुए अपना चेहरा पीला कर लिया। उसने लेन फैंग को मार डाला था और संप्रदाय में लौटने पर संप्रदाय प्रमुख उससे जवाबदेही मांगेंगे। ये सोचकर वो मुड़कर वहां से जाना चाहती थी। वह इस पागल आदमी से और कोई बातचीत नहीं करना चाहती थी। रुको, क्या मैंने कहा था कि तुम जा सकते हो? तभी नांगोंग चेन ने फिर से बात की। दाऊदे ने मेरा अपहरण किया और अब वह मुझे छोड़ना चाहता है। कितना हास्यास्पद है। ल्यूरियन अपनी तंद्रा से बाहर निकली। उसकी खूबसूरत आंखें पहले से सख्त हो गई और उसने अपने दांत पीस लिए। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, मैं क्यों नहीं जा सकती? क्या आप मेरे जैसी महिला के लिए सार्वजनिक रूप से मुश्किलें खड़ी करना चाहते हैं? आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया, नांगोंग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्रिम्सन क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट के सदस्य त्यानिवान हवेली में घुसपैठ कर चुके हैं और मेरी शादी में दखल दे रहे हैं। मुझे शक है कि उनके इरादे स्पष्ट नहीं है। पहरेदारों, इन्हें पकड़ो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सुनहरे कवच पहने रक्षकों का एक दल तुरंत प्रकट हुआ। उनकी आंखें बर्फीली ठंडी थी और उनका प्रभाव किसी अथाह गहराई जैसा था। उन्होंने तुरंत उस समूह को वहीं पकड़ लिया। ये देखकर नांगोंग चेन बहुत संतुष्ट हुए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत महान हो जब चाहे आते जाते हो? कितनी हास्यास्पद बात है। इससे पहले कि ल्यूरियन कोई प्रतिक्रिया दे पाता, उसे उसके बदन में मौजूद कई शक्तिशाली लोगों ने बंदी बना लिया था। उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया, मानो उसे विश्वास ही न हो रहा हो। ये नांगोंग चेन खुलेआम सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा था और इस तरह की गैरकानूनी हरकतें कर रहा था। डॉट 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 डॉट। अध्याय 15 रात्रि का समय। अध्याय 15 रात्रि का समय। वीर ने राहत की सांस ली। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इसका अंत इस तरह होगा और नांगोंग चेन ने तुरंत उन्हें शांत कर दिया। वे इसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। ये वास्तव में त्यानिवान मनो कहलाने योग्य था। यहाँ तक कि संप्रदाय शिष्य को भी इच्छानुसार हिरासत में लिया जा सकता था। दाव को जानने के लिए महान जोह काल में, यहाँ तक कि शाही राजवंश में भी दरबार कोई नंबर संप्रदायों को दबाने का कोई अधिकार नहीं था। वास्तव में इसने उन्हें काफी शक्ति प्रदान की थी और इस तरह ल्यूरियन को अस्त-व्यस्त हालत में ले जाया गया। उसकी साधना शक्ति समाप्त हो चुकी थी। जाने से पहले उसने नांगोंग चेन को एक गहरी नजर से देखा। ये तमाशा खत्म होते देख नांगोंग चेन ने जोर से कहा, मुझे माफ करना, मैंने आज आप सबको हंसाया। जूनियर को शराब पीकर सजा भुगतनी पड़ेगी। ये कहने के बाद उन्होंने पूरी तरह से सहज होकर अकेले ही एक कप शराब पी। ये देखकर सभी ने मजाक में दाव कहकर तो उसका जवाब दिया। युवा लॉर्ड, गद्दारों को दबाने में आपका साहस वास्तव में प्रशंसनीय है। हाँ हे शिष्य, वे अमरलोक शाही दरबार द्वारा प्रदत्त शक्ति पर निर्भर थे। वे अहंकारी थे और उन्होंने हर तरह के बुरे काम किए। आज उन्होंने आखिरकार हमें राहत का एहसास कराया है। सबकी बातें सुनकर नांगोंग चेन मुस्कुरा उठी। इस साधना की दुनिया में जिसके पास बड़ी मुट्ठी होती है वही कानून और नियम होता है। शादी का भोज निर्धारित समय पर संपन्न हुआ। खाने की मेज पर नांगोंग गिरी देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुई कि उनकी पोते की दाव साथी वास्तव में देवी सुई थी।
आओ बहू, यह एक सर्प दानव ड्रैगन है जिसका मैंने उत्तरी क्षेत्र में शिकार किया है। इसे खाने से तुम्हारी त्वचा सुंदर हो जाएगी और तुम्हारी साधना में सुधार होगा। नागोग्यू ने प्रसन्नतापूर्वक कहा और सूर्य की आश्चर्यचकित निगाहों के सामने उसके कटोरे में भोजन रख दिया। सूर्य कुछ हद तक अचंभित लग रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि आज न केवल उसकी मुलाकात उस महान संत से होगी बल्कि वो उसे भोजन भी परोसेगा। हालांकि जब उसे एहसास हुआ कि उसने उसे किस तरह संबोधित किया है तो वह थोड़ा शर्मा गई। ठीक है, धन्यवाद दादाजी। बोलने से पहले वह एक पल के लिए हिचकिचाए। पास ही खड़े सुमिंग और उसकी माँ ने भी ये देखकर मुस्कुरा दिया। दरअसल वे काफी हैरान थे। द सू फैमिली एंड द नांगोंग फैमिली हैव वास्टली डिफरेंट। सू परिवार और नांगोंग परिवार की सामाजिक स्थिति में बहुत अंतर है, इसलिए नांगोंग परिवार का उनके साथ एक ही मेज पर बैठना वास्तव में दर्शाता है कि उनके साथ ससुराल वालों जैसा व्यवहार किया जाता है। इतना ही नहीं, वे महान संत ग्रेट जो के साथ एक ही मेज पर बैठे थे। ये सोचकर ही वे रोमांचित हो गए। यह एक ऐसी उपलब्धि थी जिस पर वे लंबे समय तक गर्व कर सकते थे। ये सुनकर नांगोंग का झुर्रीदार चेहरा खुशी से खिल उठा। वाह वाह प्यारी बहू, अब जब तुम्हारा विवाह हमारे नांगोंग परिवार में हो गया है तो तुम हमारी ही हो। अगर ये लड़का कभी तुम्हें परेशान करे तो मुझे बता देना, मैं उसे सबक सिखा दूंगी। अगर उसके पिता उसे अनुशासित करने की हिम्मत नहीं करते तो क्या उसके दादा नहीं करेंगे? नांगोंग चेन खिलखिलाकर हंसा। जाहिर तौर पर नांगोंग से थोड़ा डरा हुआ था और मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, मैं अपनी पत्नी को भला कैसे धमका सकता हूँ? क्या आपको ऐसा नहीं लगता? इतना कहने के बाद उसने सूर्य की ओर आंख मारी। उसकी आंखों में विनती का भाव था। ये देखकर सूर्य के होठों पर एक खूबसूरत मुस्कान आ गई और उसकी आंखें आनंद से चमक उठी। उसे कुछ हद तक आश्चर्य हुआ कि इस अलग थलग रहने वाले व्यक्ति का ऐसा पक्ष भी है जिसने उसकी सतर्कता को कम कर दिया और उसके बारे में उसकी राय बदल दी। वो एक पल के लिए हिचकिचाए, फिर नांगोंग चेन की विनती भरी निगाहों के नीचे मुस्कुराते हुए बोली, वह मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है, उसने मुझे कभी परेशान नहीं किया। ये सुनकर नांगोंग चेन ने चुपके से राहत की सांस ली। सौभाग्य से उस महिला ने कुछ भी खुलासा नहीं किया, लेकिन अभी उसकी आंखों में जो भाव था, वाह, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक देवी का ऐसा पक्ष भी हो सकता है। लगता है आज रात शादी की रात मुझे उसे सबक सिखाना पड़ेगा। ये सुनकर नांगोंग ने सिर हिलाया और कहा, यह अच्छा है। अगर यह बदमाश भविष्य में तुम्हें परेशान करे तो मुझे जरूर बताना। हम सूर्य ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। उसकी खूबसूरत आंखों में हल्की सी मुस्कान थी। इस दृश्य को देखकर नांगोंग चेन थोड़ा भावुक हुए बिना नहीं रह सकी। पिछले जन्म में उनका परिवार इतना आदर्श नहीं था, लेकिन सौभाग्य से भगवान ने उन्हें इस दुनिया में भेजा। एकमात्र अफसोस की बात यह है कि ऐसा लगता है कि वह जन्म से ही अपनी मां से कभी नहीं मिला और उसके पिता भी इस बारे में बात करने से बचते हैं। उसकी मां कहाँ गई? क्या वह अभी भी जीवित है? और उसके जन्म के समय वास्तव में क्या हुआ था? ये सवाल नांगोंग चेन के दिमाग में एक बुरे सपने की तरह मंडरा रहे थे जो उनसे पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। Forget it, I'll just improve my strength first and then everything will become clear. With that in mind, नांगोंग चेन, छोड़ो इसे, मैं पहले अपनी ताकत बढ़ाऊंगा, फिर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। ये सोचकर नांगोंग चेन ने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और उनके साथ जश्न मनाया। डॉट डॉट डॉट। रात और गहरी हो गई। मन रोशनी वाले कमरे के अंदर लाल रंग के वस्त्र पहने एक खूबसूरत आकृति बिस्तर पर बैठी थी। उसके आकर्षक चेहरे के चारों ओर लंबे चांदी जैसे बाल थे। सूर्य कुछ बेचैन थी। उसकी पत्नी गोरी हथेलियां कसकर बंद थी और उसके चमकदार सफेद रेशमी वस्त्र समय समय पर लहरा रहे थे, जिससे किसी के दिल में हलचल मच जाती थी। अगर वो कमीना अंदर आ गया तो क्या मुझे उसके सामने झुकना चाहिए या नहीं? सूर्य का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने मन ही मन सोचा, वाह, उद्धरण चिन्ह। दरअसल नांगोंग चेन में पहले सिर्फ एक ही कमी थी, उसकी स्वाभाविक प्रतिभा। अब जब उसकी आंखों की पुतलियां दोहरी हो गई है तो उसकी प्रतिभा उससे भी कहीं अधिक बढ़ गई है, जिससे वह लगभग परिपूर्ण प्रतीत होती है। कुछ ही देर में कई कदमों की आहट सुनाई दी और सूर्य समझ गई कि नांगोंग चेन आ गया है। जब नांगोंग चेन ने प्रवेश किया तो उसने सूर्य को बिस्तर पर बैठे देखा, जिसने लाल रंग की पोशाक पहनी हुई थी और उसके खूबसूरत चेहरे पर हल्के रंग का मेकअप पूरी तरह से लगा हुआ था, मानो वही चमकीला गुलाब हो जैसे तोड़ने से कोई खुद को रोक नहीं सकता। अचानक धुंधली पीली रोशनी में नांगोंग चेन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उन कोमल लाल होठों को देखकर वो खुद को रोक नहीं पाया और सीधे उन्हें चूम लिया। हम सूर्य की आंखों में थोड़ी हैरानी थी। ये लड़का उसे ऐसे कैसे चूम सकता है? यह उसका पहला चुंबन था। कुछ ही देर में नांगोंग चेन ने मोमबत्ती की रोशनी भी बुझा दी। तेज सांसों के बीच सूर्य की धीमी फुसफुसाहट मुश्किल से सुनाई दी, हरामखोर, अगर तुमने इस जीवन में कभी मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें दुनिया के कोने-कोने तक ढूंढ निकालूंगी। डॉट 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 10,000 शब्द यहाँ से हटा दिए गए हैं। बहुत सवेरे जैसे ही भोर हुई, क्षितिज पर धीरे धीरे एक हल्की सफेद रोशनी दिखाई देने लगी, जिससे क्यारी में बिखरे हुए लाल के फूल जगमगा उठे। उनका जीवन लाल रंग मनमोहक था। नांगोंग चेन ने अपनी आंखें खोली तो पाया कि उसके बगल में बैठी खूबसूरत महिला पहले ही जा चुकी थी। उसने अपने शरीर के भीतर बर्फीली नीली ऊर्जा का एक गोला महसूस किया जो उसके स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी था। क्या ये सूर्य की आदिम ऊर्जा है? इसके अलावा उसने ये भी पाया कि उसकी साधना का स्तर भी पर्पल मेंशन के प्रारंभिक चरण से बढ़कर पर्पल मेंशन के मध्य चरण तक पहुंच गया है। बेशक उसकी युद्ध क्षमता में भी नाटकीय परिवर्तन आया और उसे लगा कि वह आसानी से अपने पिछले सैकड़ों रूपों को हरा सकता है। प्रत्येक क्षेत्र में 4 चरण होते हैं, प्रारंभिक चरण, मध्य चरण, अंतिम चरण और चरम चरण। तो ऐसा लगता है कि वह जल्द ही अगले लोक के करीब होगा। ये सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। दिन, आज आपकी शादी का पहला दिन है, क्या आप साइन इन करना चाहेंगे? तभी अचानक एक ठंडी सी सूचना की आवाज सुनाई दी। नांगोंग चेन को समझ आ गया कि क्या हो रहा है और उसने तुरंत जवाब दिया, लॉग इन कर रहा हूँ। डॉट 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 डॉट। अध्याय 16, खलनायकों का हृदय परिवर्तन हमेशा होता है। अध्याय 16, खलनायकों का हृदय परिवर्तन हमेशा होता है। दिन, इनाम, शिंका रहस्य। ये सुनकर नांगोंग चेन की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। दरअसल ये शिंका रहस्य था। आपको ये जानना चाहिए कि दाव, 9 अक्षर रहस्य एक अद्वितीय कौशल है और जिनका रहस्य दुनिया में परम गति रखता है, यहाँ तक कि दायरे की सीमाओं को भी पार कर जाता है। ये बहुत बढ़िया है। फिलहाल उसके पास कल्टीवेट की तरह उत्कृष्ट गति नहीं है, लेकिन सीक्रेट ऑफ जिन होने से ये कमी पूरी हो सकती है। होश में आने पर नांगोंग चेन भी बाहर चला गया। वो ये नहीं भूला था कि आज उसे कुछ महत्वपूर्ण काम करने थे। वो एक खुली जगह पर गया, एक अवरोध खड़ा किया और फिर उस अंगूठी को जमीन पर फेंक दिया जिसे सुआवटिया ने पहले पकड़ रखा था। वरिष्ठ, क्या आप बाहर आकर खुद को नहीं दिखाएंगे? जब नांगोंग चेन बोलता था तो उसकी दोहरी पुतलियों से एक हल्की रोशनी निकलती थी, मानो वो दुनिया की हर चीज को देख सकता हो। वो ये नहीं भूला था कि सुआवटियन का सभी उनमें से एक था। एक नजर में ही उसे अंगूठी के अंदर एक दाव दिखाई दिया, आत्मा का शरीर। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, घेरे में छिपी मायावी आकृति अपनी जगह से नहीं हिली। उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। बच्चे, तुम अभी मुझसे लड़ने के लिए बहुत अनुभवीन हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे धोखे से मेरी नजरों से दूर भगा सकते हो तो तुम सपना देख रहे हो। उसका नाम होंगत्यान है और वह मध्य दिव्य महाद्वीप के एक शीर्ष सांख्य की आत्माकांक्ष है। संयोगवश वह सुआवटियान की अंगूठी में आ गया और कई वर्षों तक आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद वह सफलतापूर्वक जागृत हो गया। कुछ सांसें लेने के बाद भी रिंग से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली और नांगोंग चेन को थोड़ा गुस्सा आना स्वाभाविक था। क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ इसलिए कि तुम इस घेरे के अंदर छिपे हो मैं तुम्हें नष्ट नहीं कर सकता? मुझे इस घेरे को नष्ट करने और तुम्हें कहीं भी छिपने की जगह न छोड़ने के लिए मजबूर मत करो। ये सुनकर होंगत्यान के होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। यह अंगूठी शायद दूसरों के लिए अनजान हो, लेकिन क्या वह इसे नहीं जानता?
यह आकाश से गिरे उल्कापिंड के लोहे से बनी है। बैंगनी हवेली क्षेत्र का एक मामूली सा कनिष्ठ व्यक्ति भलाई से उसके लिए कैसे खोल सकता है? वेट अ मिनट, व्हेन डिड ही गेट टू पर्पल मैंशन realm? Wasn't he still in? एक मिनट रुको, वो पर्पल मैंशन दायरे में कब पहुंचा? क्या वो कुछ दिन पहले तक लिंघा ही नहीं था? होंटियान को जैसे कुछ एहसास हुआ और उसके होठों पर मौजूद मुस्कान पल भर में जम गई। अरे बाप रे, वो एक ही दिन में आध्यात्मिक सागर की सफलता से बैंगनी हवेली तक पहुंच गया। मध्य चरण, ये तो अविश्वसनीय साधना गति है। 9वीं कक्षा की प्रतिभा स्तर वाले व्यक्ति की भी ऐसी असाधारण गति नहीं होगी। ये देखकर बाहर खड़े नागोंग चेन के चेहरे पर भी एक अजीब सी मुस्कान आ गई। तुम बाहर नहीं आना चाहते, है ना? ठीक है, तुम हमेशा के लिए इसी कछुए के खोल में रहना चाहते हो, है ना? आपको ये जानना चाहिए कि दोनों कुतियों के भीतर पाताल लोक की दिव्य अग्नि विद्यमान है, जो संसार की हर चीज को जला देने में सक्षम है। यह विचित्र अग्नियों की सूची में सर्वोच्च स्थान रखती है। अमद्रस, निंगोंग चेन सेड इन अ चाइल्ड स्टोन। फिर एक बेहद भयानक काली ज्वाला उत्पन्न हुई, जो तेजी से जल रही थी और सीधे अंगूठी से चिपक गई। फिर जैसे ही ये दाव, जब पाताल लोक की दिव्य अग्नि प्रकट हुई, तो उसके भीतर मौजूद दाव प्रेत बाहर कूद पड़ा। उसका चेहरा मृत्यु के समान पीला पड़ गया था। ये देखकर नागोंग चेन संतुष्टि से मुस्कुरा उठा। आखिरकार ये रिलीज हो ही गया। बेशम बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने की? क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? होंटियान गुस्से से दहाड़ा। वह अभी थोड़ा डरा हुआ था। उसे महसूस हो रहा था कि आग की लपटें न केवल अंगूठी को जला सकती है, बल्कि उसकी आत्मा को भी प्रज्वलित कर सकती है। फिर मानो उसे कुछ सूझा, उसने घमंड से कहा, चूंकि तुम मुझसे मिलने के लिए इतनी दूर आए हो, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मुझसे कुछ सलाह लेना चाहते हो? अच्छा, तो फिर चूंकि तुमने मेरे शिष्य को चोट पहुंचाया है, तो तुम अपनी दोनों भुजाओं को ओपन कर लो और फिर कुछ बार मेरे सामने से झुकाओ, तब मैं तुम्हें कुछ सलाह देने पर विचार करूंगा। उसके अहंकारी रवैये को देखकर नागोंग चेन मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गई। क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने हाथ अपाहिज कर लूं और तुम्हारे सामने कुछ बार सिर झुकाऊं? तुम इसके लायक नहीं हो। मैं पहले तो उसका फायदा उठाकर उसकी जान बख्शने की योजना बना रहा था, लेकिन चूंकि तुम इतने कृतज्ञ हो, तो बेहतर है कि तुम दोबारा मर जाओ। पाताल लोक की दिव्य अग्नि, नागोंग चेन ने कहा, और फिर उनकी दोहरी पुतलियों से और भी अधिक चकाचौंध भरी रोशनी फूट पड़ी। ब्लैक फ्लेम्स रेन डाउन फ्रॉम द स्काई, सीमिंगली बर्निंग द एंटायर। आकाश से काली लपटें बरसने लगी, मानो पूरी दुनिया जल रही हो और होंटियान को अपनी चपेट में ले रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी रुक जाओ, उन बुरी लपटों को वापस बुझा दो। होंटियान की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। उन्हें कुछ हद तक विश्वास हो रहा था कि इस बच्चे ने वास्तव में उसे जलाने की हिम्मत की। फिर उन दोहरी पुतलियों को देखते ही वह तुरंत सब कुछ समझ गया। दरअसल ये पौराणिक दोहरी पुतलियां हैं। बहुत दर्द हो रहा है, मुझे जलाना बंद करो, मैं मरने वाला हूँ। होंटियान का प्रेत दर्द से कराह उठा। आग की लपटें बहुत ही भयानक थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नागोंग चेन सचमुच जान से मारने की कोशिश करेगा। ये प्रतिक्रिया गलत थी। क्या उन्हें मेरे सामने घुटने टेककर मेरा आभार व्यक्त नहीं करना चाहिए? आखिर ये भूमिकाएं उलट क्यों गई है? नागोंग चेन ने अधूरों की दिव्य अग्नि में जल रहे दाव प्रेतों को ठंडी निगाहों से देखा। बच्चे, मैं गलत था, अभी रुक जाओ, वरना मैं सचमुच मर जाऊंगा। होंटियान दहाड़ा। उसका प्रेत तेजी से पारदर्शी होता जा रहा था, मानो वो गायब होने ही वाला हो। नागोंग चेन चुपचाप देखता रहा। वो जानता था कि यह सीमा नहीं है। होंटियान की आंखों में हैरानी की एक झलक दिखाई दी। क्या सच में उसने ही यह बात पता लगा ली थी? जी हाँ, उसकी दिव्य आत्मा में अभी भी थोड़ी सी आत्मशक्ति बची है, जो उसे निश्चित तकनीक का उपयोग करके नागोंग चेन की दिव्य चेतना पर हमला करने और उसे प्रतिस्थापित करने के लिए पर्याप्त है। धिक्कार है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो सचमुच मर जाएगा। नागोंग चेन ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ दाव की लगभग लुप्त होती हुई अब कुछ हद तक ठोस हो चुकी छवि को देखा। वो जानता था कि उस बूढ़े व्यक्ति की मंशा बुरी थी। जल्द ही होंटियान की आंखों में आखिरकार डर दिखाई देने लगा, क्योंकि उसकी आत्मा शक्ति वास्तव में समाप्त होने वाली थी और उस समय वह सचमुच मर जाएगा। मैं डरा हुआ हूँ, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें सब कुछ बताने को तैयार हूँ। होंटियान धड़ाम से जमीन पर घुटने टेककर दाव से विनती करने लगा। ये देखकर नागोंग चेन ने अपनी अधिकांश ज्वालाओं को वापस खींच लिया और ठंडे स्वर में कहा, अपनी दिव्य चेतना को जगाओ ताकि मैं तुम्हारी आत्मा की खोज कर सकूं। यदि तुम जीवित हो तो मैं तुम्हारा जीवन बख्श दूंगा। वह मूर्ख नहीं था। अगर उस बूढ़े आदमी के पास कोई चाल होती तो उसका काम तमाम हो जाता। इसलिए उसकी आत्मा की जांच करना ही सबसे सुरक्षित विकल्प था। बस दिव्य विचार का एक अंश ग्रहण करें और आप सब कुछ जान जाएंगे। ये सुनकर होंटियान का चेहरा कुछ अजीब सा हो गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक साधारण युवक उसकी आत्मा की जांच करेगा। हालांकि वह पूरी तरह से थक चुका था और विरोध करने की उसमें कोई क्षमता नहीं थी। जीवित रहने के लिए उसने दांत पीसकर एक पल के लिए संकोच किया और फिर अपनी दिव्य चेतना को सक्रिय किया। हालांकि आत्ममंथन करना लक्षित व्यक्ति के लिए बहुत खतरनाक होता है, लेकिन अभी इसके बारे में सोचने का समय नहीं है। ये देखकर नागोंग चेन ने और शब्द बर्बाद नहीं किया और सीधे एक दाव दिव्य विचार सौंप दिया। होंटियान के चेहरे पर दर्द भरी अभिव्यक्ति दिखाई दी, मानो उसके पूरे सिर में बिजली का झटका लगा हो। दर्द उसकी दिव्य आत्मा को चीर रहा हो। कुछ सांसों के बाद नागोंग चेन ने दिव्य विचार को वापस ले लिया। वह बेहद संतुष्ट दिख रहा था। स्पष्ट रूप से उसने बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली थी। होंटियान जोर जोर से हौंट रहा था और दाव की मायावी छवि तेजी से धुंधली होती जा रही थी, मानो वो गायब होने ही वाली हो। आत्ममंथन खत्म हो गया है बच्चे, तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए और मेरी जान बख्श देनी चाहिए। ये सुनकर नागोंग चेन ने ताना मारते हुए कहा, क्या तुमने नहीं सुना कि खलनायक हमेशा अपने वचन से मुकर जाते हैं? बूढ़ी बी डैंग, तुम्हें तो मर ही जाना चाहिए। तुमने मुझसे झूठ बोला। होंटियान ने बड़ी बड़ी आंखों और गुस्से से उसे घूरते हुए कहा। नागोंग चेन ने इसे नजरअंदाज करते हुए सीधे प्रहार किया, जिससे दाव दिव्य आत्मा पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। अध्याय 17 सुआउटियन का जागरण, एक नया मिशन। अध्याय 17 सुआउटियन का जागरण, एक नया मिशन। यादों को आत्मसात करने के बाद नागोंग चेन ने भी संतुष्टि भरी मुस्कान दिखाई। एक उच्च कोटि की किमियागर से जैसे उम्मीद की जाती है, ये प्राचीन औषधीय गोलियां लंबे समय से गुम थी और यह किमिया तकनीक मुझे बहुत ही कम कीमत पर मिली है। सुआउटियन, तुम बिल्कुल हरी प्याज की तरह हो, मुझे तुम्हें धीरे धीरे काटना पड़ेगा। ये सोचते ही उनकी आंखों में एक गहरा अर्थ झलक उठा। होंटियान की स्मृति में वह जानता था कि सुआउटियन का अगला कदम त्यानेवान अकादमी जाकर त्यानेवान स्पिरिट टैबलेट प्राप्त करना था, जिसमें एक असाधारण साधना तकनीक नहीं थी। त्यानेवान अकादमी के बारे में उन्हें कुछ जानकारी थी। ये जोहू के 4 ऋषियों में से एक कन्फ्यूशियस की अकादमी थी। कोंग दाओयुन द्वारा स्थापित यह एक ऐसा स्थान था जहां प्रतिभाशाली लोग एकत्रित होते थे और इसने जोहू की कई उत्कृष्ट प्रतिभाओं का पोषण किया था। आज के लगभग सभी प्रसिद्ध दिग्गज त्यानेवान अकादमी से आए हैं, जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि इसकी खेती करने की उनकी क्षमता कितनी भयावह है। एक बार शाहीपन के एक सदस्य ने अकादमी में अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, जिसके परिणामस्वरूप डीन कन्फ्यूशियस ने बिना किसी नरमी के उसे निर्दयतापूर्वक निष्कासित कर दिया। इस घटना ने त्यानेवान अकादमी की प्रतिष्ठा को और बढ़ा दिया, जिससे इसे गरीब पृष्ठभूमि से आया शिक्षक की उपाधि प्राप्त हुई। इसे पवित्र भूमि के रूप में जाना जाता है। दिन कार्य जारी किया गया। त्यानेवान अकादमी में हाजिरी लगाने के लिए जाएं। इसी क्षण एक ठंडी सूचना की आवाज सुनाई दी। ये सुनकर नागोंग चेन एक पल के लिए अचंभित रह गया, लेकिन फिर उसे समझ में आया कि क्या हो रहा है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो त्यानेवान अकादमी जाने की योजना बना रहा था, लेकिन सिस्टम ने उसे लॉगिन करने के लिए कहा। लगता है कि इस बार उसे वाकई त्यानेवान अकादमी जाना ही पड़ेगा। मुझे आश्चर्य है कि सुआउटियन उसे देखकर कैसी प्रतिक्रिया देगी। दाओ राजधानी का शाही परिवार। कमरे के अंदर एक परिचित आकृति बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। उसका दाहिना हाथ सफेद कपड़े से लिपटा हुआ था और उसमें से खून रिसता हुआ दिखाई दे रहा था। स्पष्ट था कि उसका दाहिना हाथ काट दिया गया था।
जी हाँ, ये व्यक्ति सुआओटियान है। इस समय वो पसीने से तरबतर था, मानो किसी बुरे सपने से गुजर रहा हो। अचानक उसने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और दहाड़ते हुए बोला, नांगोंग चेन, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये देखकर पास में पहरा दे रहे नौकर ने भी अपनी आंखें सिकोड़ी और घर के मालिक को सूचित करने के लिए जल्दी से दौड़ पड़ा। जब सुआओटियान जागा और उसने परिचित परिवेश देखा तो उसे लगा कि यह एक झूठी चेतावनी थी। जब उसने अपना खाली दाहिना हाथ देखा तब उसे एहसास हुआ कि यह सपना नहीं था। आह, मेरे दाहिने हाथ, तुम मरने के लायक हो। नांगोंग चेन, अगर मैं तुम्हें इस जीवन में नहीं मार पाया तो मैं सुआओटियान कसम खाता हूं कि मैं इंसान नहीं रहूंगा। सुआओटियान दहाड़ा, उसकी आंखें खून से लाल हो गई। आपको ये जानना चाहिए कि दाओ को अपने दाहिने हाथ की नहीं बल्कि अपने दाहिने हाथ में पहनी हुई अंगूठी की चिंता है। सत्ता में आने के लिए वह अंगूठी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब जब नांगोंग चेन ने उसे छीन लिया है तो वह शक्तिशाली कैसे बन सकता है। इस भयावह चीख को सुनकर वहां पहुंचे वान परिवार के मुखिया ने भौहें चढ़ा ली और उनकी आंखें बर्फीली ठंडी हो गई। सुआओटियन, क्या तुम्हें अपना अपराध पता है। वान शियोंग ने एक ही झटके में दरवाजा तोड़ दिया, अंदर घुस गया और उसी को मुश्किल से दबाते हुए सुआओटियन को ठंडी निगाहों से घूरने लगा। शोर सुनकर वान परिवार के सदस्य भी दौड़कर वहां आ गए और सभी उसे ठंडी निगाहों से घूरने लगे। मैंने क्या अपराध किया है। सुआओटियन उस गर्जना से स्तब्ध रह गई और कुछ ओजन के साथ सबकी ओर देखने लगी। तुमने मेरी बेटी को मार डाला और अब भूलने का नाटक कर रहे हो, है ना। वान शियोंग दहाड़ा अपनी साधना शक्ति का प्रयोग करते हुए उस पर समुद्र के समान दबाव बरस रहा था। ये सुनकर सुआओटियन को एहसास हुआ कि जो लड़की उसे आओटियन गेगे कहकर बुलाती थी वह अब इस दुनिया में नहीं है। ये सोचकर उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसे नांगोंग चेन के प्रति अत्यधिक आक्रोश महसूस हुआ। कुलपति महोदय, कृपया मुझे समझाने दीजिए। सुआओटियन ने जल्दबाजी में अपना बचाव करने की कोशिश करते हुए कहा। उसकी नसें अब नष्ट हो चुकी है और उसकी साधना शक्ति बिल्कुल खत्म हो चुकी है। उसे अब दीवान परिवार पर निर्भर रहना होगा, अन्यथा वो वापसी कैसे कर पाएगा। मैं तुम्हारी मां को समझा दूंगा। ओ दरिंदे, अगर तुम इतने मुंह अपना होते और मेरी बेटी को साथ लाकर दिखावा करने पर अड़े न होते तो क्या युक्सुआन गुलाम बन जाती। सुआओटियन के बोलते ही वान शियोंग ने उसे एक जोरदार मुक्का मारा और उसे दीवार से जा टकराया। सुआओशन, who had just begun to recover, was it so hard? सुआओटियन, जो अभी ठीक होना शुरू ही हुआ था, पर इतनी जोरदार चोट लगी कि उसकी हालत पहले से भी बदतर हो गई और ऐसा लग रहा था कि उसके आंतरिक अंग चकनाचूर होने की कगार पर है। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह बड़ी मात्रा में खून थूक रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि दाओ वान शियोंग पहले हमेशा मुस्कुराते रहते थे और वान युक्सुआन के साथ उनकी जोड़ी बनाने की कोशिश करते थे, लेकिन अब वो बिल्कुल अलग इंसान लगते हैं। वान शियोंग गुस्से से आग बबूला था और असमंजस में लग रहा था। जैसे ही वह मुक्का मारकर अपनी जान देने वाला था तभी एक प्लेट जैसी आकृति सामने आ गई। बूढ़े वान ने उसे रोका, सिर हिलाया और दाओ को सलाह दी, भूल जाओ। अब जबकि वह अपाहिज हो चुका है और युक्सुआन को नांगोंग चेन ने पकड़ लिया है, उसे मारने से कुछ हल नहीं होगा। इसके अलावा इसमें मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है। अगर आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो मुझे दोष दीजिए। ये सुनकर वान शियोंग का गुस्सा कुछ हद तक शांत हो गया, लेकिन फिर भी उसने स्थिति का समाधान नहीं किया। ये देखकर सुआओटियन ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर वान शियोंग को देखते ही उसकी आंखों में उदासी की एक झलक दिखाई दी। बूढ़े, तुमने बस अपनी एक बेटी हुई है, वैसे भी वो मरी नहीं है। अगर मैं भविष्य में और ताकतवर हो गया तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की। सबसे जरूरी बात ये पता लगाना है कि त्यानेवान मनों में क्या चल रहा है और युक्सुआन को वापस लाने का तरीका ढूंढना है। और वान ने आगे कहा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन सुआओटियन को अभी भी मुझे स्पष्टीकरण देना होगा। वान शियोंग ने गुस्से से कहा। इस समय वान परिवार के सदस्यों की निगाहें भी उस पर टिक गई। अगर उसने कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया तो शायद उन्हें मनाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर ओरवान एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर बोला, कृपया सुआओटियन को ले आइए। अतिथि अगर का दर्जा बेकार है, उसे शाही परिवार से तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाता है और उसे कभी वापस नहीं लौटना चाहिए। ये सुनकर सुआओटियन अवाक रह गया, उसका चेहरा सदमे से भर गया। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जिस व्यक्ति को उसने कभी बचाया था वह इतना निर्दयी होगा कि दाओ कहेगा। उसी क्षण अचानक उसके मन में एक विचार आया, उन सभी को मार डालने की इच्छा। ये सुनकर सभी ने संतुष्टि से सिर हिलाया। ये देखकर सुआओटियन केवल अपने दांत पीस सका और वहां मौजूद सभी लोगों पर ठंडी निगाहें घुमाई, मानो वह भविष्य में बदला लेने के लिए उनके चेहरों को याद रखना चाहता हो। क्या देख रहे हो, तुम बिल्कुल मूर्ख हो। ऐसी चीज बनने का दिखावा कर रहे हो जो तुम कर ही नहीं सकते। अगर इसका इलाज भी हो जाए तो भी इसे मुंह से लाट टपकती रहेगी। आखिरकार तुम्हें तुम्हारा मुकाबला करने वाला मिल ही गया, है ना। तुम पहले कितने घमंडी हुआ करते थे, है ना। जब इन विवेकियों ने ये देखा तो उन्होंने दाव का उपहास करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये सुनकर सुआओटियन बेहद शर्मिंदा दिखे, उनका चेहरा लाल हो गया, मानो उनके दिल का कोई गहरा घाव फिर से खुल गया हो। वीर के रवैये ने उसे नुकसान का एहसास कराया और उसकी इच्छा हुई कि वो चाकू लेकर उन सभी को मार डाले। बस थोड़ा इंतजार करो, किस्मत 30 साल में बदलती है, इसलिए किसी नौजवान की क्षमता को कम मत आंकना। सुआओटियन ने ठंडे स्वर में दाव कहा, फिर अपनी गति तेज की, लड़खड़ाया और अस्त अवस्था में महल से भाग गया। इस समय नांगोंग चेन के प्रति उसकी नफरत चरम पर थी, वह उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। अगर वह न होता तो क्या वह इस हालत में पहुंच जाता। ये सब तुम्हारी वजह से है नांगोंग चेन। इस समय उसके मन में पहले से ही एक योजना थी। उसने सिल्वरमून पर्वत में एक कीमती जड़ी बूटी गाड़ दी थी जो उसे शिखर पर लौटने के लिए पर्याप्त होगी। शरीर के ठीक होने के बाद वह त्यानेवान अकादमी जाएगा, जहां उसे एक हिसाब से मिलेगा जो उसे अपना भाग्य बदलने की अनुमति देगा, भले ही इसका मतलब स्वर्ग के नियमों को तोड़ना ही क्यों न हो। जब वो समय आएगा तो मैं नांगोंग चेन या तुम जैसे किसी भी कृत्रिम कमीने को इससे बच निकलने नहीं दूंगा। डॉट डॉट डॉट। क्या इसके बाद अध्याय 18 लाल तलवार वाला देवराज आएगा। क्या इसके बाद अध्याय 18 लाल तलवार वाला देवराज आएगा। त्यानेवान बनो। क्या छोटी नौकरानी इस युवा स्वामी की मालिश करने को तैयार नहीं है। आंगन में नांगोंग चेन एक भव्य कुर्सी पर बैठी थी, नौकरानी की पोशाक पहने वान युक्सुआन को देख रही थी और उसे चिढ़ा रही थी। वान युक्सुआन ने अपने दांत भींचे, अपने काले बालों पर बिल्ली के कान पहने हुए थे जो उसके मासूम और प्यारे चेहरे के साथ मिलकर उसे बेहद आकर्षक बना रहे थे। विशेष रूप से उसके काले रेशमी मोजे पहने हुए पैर जो क्रिस्टलीय चमक से दमक रहे थे और अविश्वसनीय रूप से चिकने दिख रहे थे। नांगोंग चेन ने कुछ असंतुष्टि दिखाते हुए फिर से कहा। ये देखकर वान युक्सुआन धीरे धीरे पास आया और शियाओ की कोमल हाथ उसके कंधों पर टिक गए और धीरे से उनकी मालिश करने लगे। उसकी खूबसूरत आंखें गुस्से से भरी हुई थी, लेकिन उसने इसे दिखाने की हिम्मत नहीं की, जिससे उसका चेहरा रूठा हुआ सा लग रहा था। पता चला है कि परसों वान युक्सुआन को वापस लाने के बाद से ही वह उसे एक कुशल नौकरानी बनने का प्रशिक्षण देने के लिए लोगों को भेज रहा है। अब 2 दिन बीत चुके हैं और वान युक्सुआन ने मेरे अकेडमी से सफलतापूर्वक स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली है। बेशक इस समय वह नांगोंग चेन के प्रति आक्रोश से भरी हुई थी। बुरा नहीं, लगता है तुमने पिछले 2 दिनों में बहुत अच्छी तरह से सीख लिया है। तुम्हारी तकनीक बाहर की वेश्याओं से भी बेहतर है। ये वाकई बहुत रोमांचक है। नांगोंग चेन ने दाव की भावनाओं की बिल्कुल परवाह किए बिना उसकी प्रशंसा की। ये सुनकर वान युक्सुआन ने अपने दांत और भी कसकर भींच लिए, मानो वह उसे हथौड़े से तोड़ देना चाहता हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तुलना वेश्या से करने की, तुम बड़े ही नीच हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उसने मालिश का दबाव बढ़ा दिया। वैसे ये पोशाक तुम पर बहुत जन रही है, तुम्हारे लिए इसे खास तौर पर सिलवाने में 2 स्पिरिट क्रिस्टल खर्च करना सार्थक रहा। लड़की की मनमोहक खुशबू सूंघते हुए नांगोंग चेन ने आह भरी। ये सुनकर वान युक्सुआन की खूबसूरत आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। उसने जो पोशाक पहनी थी उसकी कीमत 2 स्पिरिट क्रिस्टल थी। स्पिरिट क्रिस्टल का क्या मतलब है, ये 20 मिलियन स्पिरिट स्टोन के बराबर है।
उसके पास भत्ते में केवल 10,000 स्पिरिट स्टोन है, इसलिए अगर वो इसे खरीदती है तो उसे हमेशा के लिए समय लग जाएगा। कितने अमीर, वांग युक्सुआन ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। शी थॉट शी वाज रिच हेiress, बट कंपेयर्ड टू दिस पर्सन वो खुद को एक धनी उत्तराधिकारी समझती थी, लेकिन इस व्यक्ति की तुलना में वो कुछ भी नहीं थी। नांगोंग चेन ने इस सवाल को खारिज करते हुए कहा, पैसा खर्च करने के लिए ही होता है, अन्यथा इसके अस्तित्व का क्या मतलब है। इस बेहद ही अतिरंजित बयान को सुनकर वांग युक्सुआन अवाक रह गई और कुछ कहना नहीं चाहती थी। किसी कारणवश नांगोंग चेन की नौकरानी बनने के बाद उसके प्रति उसकी नापसंदी कम होती प्रतीत हुई। अपने सामने खड़े उस बेहद खूबसूरत और सभ्य युवक को देखकर वह सु औज्ञान के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकी। अब जब सु औज्ञान की नसें नष्ट हो चुकी है तो वह फिर कभी किसी मंत्र साधक के साथ अभ्यास नहीं कर पाएगा। उम्मीद है कि भविष्य में वह एक सामान्य मनुष्य बन सकेगा। सु औज्ञान भी अब नांगोंग चेन की दासी बनकर रह गई है। भविष्य में उनका अलग अलग दुनियाओं से होना तय है। अंततः हमें हमेशा आगे की ओर देखना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि अब जब परिवार को पता चल गया है कि उसे नांगोंग चेन द्वारा अगवा किया गया था तो वे कितने चिंतित होंगे। इस बारे में सोचते हुए वह थोड़ी चिंतित हो गई। क्या तुम्हें घर की याद आ रही है। नांगोंग चेन को मानो उसके विचार भांप गए और उसने कहा, दाव उद्धरण चिन्ह। वांग युक्सुआन चुप रही और चुपचाप उसकी मालिश करती रही। मैं कोई तर्कहीन व्यक्ति नहीं हूँ, अगर आप भविष्य में अच्छा व्यवहार करेंगे तो मैं स्वाभाविक रूप से आपको वापस जाने दूंगा। नांगोंग चेन लगातार विनती करता रहा, जिससे उसके मन में आशा की एक किरण जगी रही। ये सुनकर वांग युक्सुआन की खूबसूरत आंखें आश्चर्य से चमक उठी। तभी बाहर से एक तेज आवाज आई, युवा स्वामी, लाल तलवार वाले देवराज आपसे मिलना चाहते हैं, वे इस समय हॉल के अंदर हैं। ये सुनकर नांगोंग चेन खड़ा हो गया। उसने हल्के से अपने सफेद वस्त्रों को एक तरफ झाड़ा और कहा, चलो मेरे साथ इस देवराज से मिलने चलते हैं। ये देखकर वांग युक्सुआन की आंखों की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गई। एक देवराज ने वास्तव में नांगोंग चेन से मिलने का अनुरोध किया। क्या ये त्यानिवान मनों की शक्ति है। इसके अलावा यह एक शीर्ष स्तरीय क्षेत्र है जो ग्रेट जोंग में अविश्वसनीय रूप से प्रसिद्ध है। क्रिम्सन क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट ... लॉबी के अंदर क्रिम्सन स्वॉर्ड गॉड किंग थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। वह इन लोगों के सामने असहज रूप से बैठा था। एज अ पियरस फिगर इन व्हाइट रोब्स अराइव्ड, ही सीक्रेटली सफेद वस्त्रों में लिपटी एक अद्वितीय शख्सियत के आगमन पर उसने दबे स्वर में राहत की सांस ली। आखिरकार यह आ ही गया, यह इंतजार असहनीय था। सफेद वस्त्र पहने नांगोंग चेन में एक अलौकिक गुण था। उसकी आंखें आकाशगंगा जैसी थी, जो किसी निर्वासित अमर व्यक्ति के समान दिखती थी। इस समय उसने अपनी दोहरी पुतलियों को सिकोड़ लिया था, जिससे उसकी आंखें एक साधारण व्यक्ति की आंखों की तरह दिखाई दे रही थी। उसके पीछे वांग युक्सुआन की छोटी सी आकृति उसके करीब करीब चल रही थी। ये देखकर क्रिम्सन स्वॉर्ड गॉड किंग ने गहरी सांस ली और फिर कहा, मैं आज यहाँ प्रायश्चित करने आया हूँ। इन शब्दों ने सबको चौंका दिया। मुझे पहले लगा कि वे परेशानी पैदा करने आए हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वे वास्तव में माफी मांगने आए थे। अगर हम तुम्हारे शिष्य को भी मिटा दे तब भी तुम जी का आनंद नहीं ले पाओगे। ओह, ये देखकर नांगोंग चेन भी कुछ हद तक हैरान रह गई। शिष्य को ठीक से अनुशासित न करने की गलती मेरी है। कुछ दिन पहले युवा स्वामी के विवाह समारोह ने तुम्हारा मन बहला दिया। युवा स्वामी द्वारा लेनफेंग की हत्या उसकी अपनी गलती थी और वह इसके योग्य ही था। युवा स्वामी द्वारा अन्य लोगों को कैद करना भी उचित था। लाल तलवार देवराजा ने ईमानदारी से कहा। ऐसा नहीं था कि वह निर्दयी था, बल्कि लेनफेंग को पिछले संप्रदाय के गुरु ने प्रशिक्षित किया था, न कि उनके निजी शिष्य ने, इसलिए उनकी मृत्यु संप्रदाय के लिए कोई नुकसान नहीं होगी। लेकिन ली रुयांग सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके पास तलवार सम्राट का हृदय है, जो 8वीं श्रेणी की योग्यता का प्रतीक है और पूरे महान जोंग साम्राज्य में स्वर को चुनौती देने वाला एक अद्वितीय हथियार है। आज ये मेरी क्षमा का एक छोटा सा प्रतीक है और मुझे आशा है कि युवा स्वामी इसे क्षमा कर देंगे। क्रिम्सन स्वॉर्ड गॉड किंग ने भेद निकाली और उसे जमीन पर रख दिया। सरसरी नजर डालने पर नांगोंग चेन को इसमें कुछ भी खास आश्चर्यजनक नहीं लगा। जहां तक तलवारबाजी की उस तकनीक की बात है जिसे क्रिम्सन स्वॉर्ड गॉड किंग सीक्रेट की सर्वोच्च कला मानता था, उसने तो उसका पहला भाग भी निकाल लिया था। इस समय उसके पीछे खड़े वांग युक्सुआन की आंखों में थोड़ी सी लालसा झलक रही थी। इसके अंदर थरी डाउनलोड नामक एक वस्तु है जो उसकी स्पिरिट बॉडी के लिए एकदम उपयुक्त है। फिर भी उसने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि इन चीजों को चुना उसके लिए वर्जित था। ये देखकर नांगोंग चेन काफी हैरान रह गया। उन्होंने अपनी गुप्त तकनीकें भी प्रदर्शित कर दी थी, जो उनकी ईमानदारी को दर्शाती थी। जो लोग दाव से परिचित नहीं है वे सोच सकते हैं कि यह निष्ठा की शपथ है या निवान मनों में शामिल होने का एक प्रयास है। इसके तुरंत बाद क्रिम्सन स्वॉर्ड गॉड किंग ने फिर पूछा, मेरी एक विनती है। अराजकता के आस खतरे और पूरे ग्रेट जोंग साम्राज्य के पतन के साथ मैं जानना चाहता हूँ कि क्या त्यानिवान मनों को अभी भी किसी शक्ति के अधीन होने की आवश्यकता है। ओह, आपका मतलब है कि आप त्यानिवान मनों में शामिल होना चाहते हैं। इस क्षण नांगोंग चेन की दिलचस्पी जाग उठी। अब जब उसने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर दिया था तो अपनी शक्ति को निखारने का समय आ गया था। हाँ सही है, लेकिन मुझे नहीं पता, क्रिम्सन स्वॉर्ड गॉड किंग ने आगे कहा। मंजूर, आपको शामिल होने की अनुमति है, लेकिन इस शर्त पर कि आप मेरे बेटे का अनुसरण करेंगे। इस समय नांगोंग चेन को भी समझ आ गया कि क्या हो रहा है। क्रिम्सन स्वॉर्ड गॉड किंग कुछ हद तक खुश नजर आ रहे थे। अगर वे त्यानिवान मनों जैसे विशाल महल में शामिल हो जाते तो वे शाही दरबार की पाबंदियों से मुक्त हो जाते। यह उनके लिए बहुत अच्छी बात है। अपने आध्यात्मिक सागर को मुक्त करो ताकि मैं अपनी छाप छोड़ सकूं। नांगोंग चेन ने सरल और सीधे शब्दों में कहा, दाव उद्धरण चिन्ह। वो अपनी ही सेना द्वारा धोखा नहीं खाना चाहता था। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं युवा स्वामी की दोहरी पुतलियां देखना चाहता हूँ। लाल तलवार देवराजा एक पल के लिए हिचकिचा, फिर दांत पीसते हुए बोला, दाव। वो देखना चाहता था कि नांगोंग चेन का अनुसरण करना उचित है या नहीं। वो ये भी देख सकता था कि नांगोंग चेन ने इस समय अपनी दोहरी पुतलियों को प्रकट नहीं किया था। टी.एस. कैटेगरल में राउटफिट वांग युक्सुआन। अध्याय 19 दिव्य हाथी द्वारा कारागार की शक्ति का दमन। अध्याय 19 दिव्य हाथी द्वारा कारागार की शक्ति का दमन। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, नांगोंग चेन ने अपनी आभा को छिपाना छोड़ दिया। उसकी पुतलियां 2 भागों में बढ़ गई, मानो कोई विशाल आकाशगंगा हो जिसके भीतर एक महान शक्ति का विकास हो रहा हो। आकाश और पृथ्वी को हिला देने वाली एक शक्तिशाली आभा प्रकट हुई और उसके शरीर के चारों ओर मंत्र बुधे हुए थे, एक युवा राजा की तरह चकाचौंध कर देने वाले। क्रिम्सन स्वॉर्ड गॉड किंग की आंखें चौड़ी हो गई, पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और उन्होंने देखा कि उनकी दोनों पुतलियां कुछ स्तब्ध थी, मानो वे शून्य में विलीन हो गए हों। उन्हें पूरे शरीर में कमजोरी महसूस हुई और उनके शरीर में धड़कन तेज हो गई। वे घुटने टेकने की तीव्र इच्छा को रोक नहीं पाए। वो एक शक्तिशाली दिव्य राजा क्षेत्र का विशेषज्ञ है, फिर भी दोहरी पुतलियों वाले किसी व्यक्ति का सामना करने पर वह प्रभावित हो जाता है। क्या गजब की प्रतिभा है। ये सोचकर वो स्वयं को रोक नहीं पाया और एक घुटने पर बैठ गया। अपनी श्रेष्ठता के प्रति पूर्णतः आश्वस्त था। मैं चिकित्सा हूँ और मैं युवा स्वामी के लिए आग और पानी से गुजरने को तैयार हूँ। ये देखकर नांगोंग चेन संतुष्टि से मुस्कुरा उठा। उसके पीछे वांग युक्सुआन का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखों में सदमा झलक रहा था। उस कमीने की दोहरी पुतलियां अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। ये सोचकर वह और भी उदास हो गई। ऐसा लग रहा था कि आउटियन गेगे की बदला लेने की इच्छा इस जीवन में कभी पूरी नहीं होगी। मेरा अनुसरण करना आपके जीवन का सबसे अच्छा निर्णय है। भविष्य में मैं निश्चित रूप से शिखर पर पहुंचूंगा, सभी युगों पर प्रभुत्व स्थापित करूंगा और सभी जीवित प्राणियों से श्रेष्ठ बनूंगा। नांगोंग चेन का चेहरा शांत था, उसकी आंखों में तिरस्कार का भाव था और वह हर चीज पर अपना दबदबा बनाए हुए था। उसने अपना मुंह खोला और बोलना शुरू किया। इस क्षण आकाश रहस्य में पीली ऊर्जा के विस्फोट से फट पड़ा, जो 5 रंगों के दिव्य प्रकाश से जगमगा रहा था और महान दाव प्रतिध्वनित हो उठा। सभी लोग चौंक गए। ये वास्तव में स्वर्गीय दाव की प्रतिध्वनि थी। जिन्हें दिव्य मार्ग का आशीर्वाद प्राप्त होता है वे भविष्य में निश्चित रूप से महान उपलब्धियां प्राप्त करेंगे।
मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि नानगोंग चेन के शब्दों से इतनी हलचल मच जाएगी। ये देखकर चिशियाओ की आंखों में तीव्र प्रशंसा की चमक आ गई। स्पष्ट रूप से वह किवी की श्रेष्ठता के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त हो गया था। नानगोंग चेन शांत रहा, फिर उसने अपनी दोनों पुतलियों को समेट लिया। आखिरकार यह विचित्र घटना बहुत ही अजीब थी और उसके शातिर स्वभाव के अनुकूल नहीं थी। अगर वह सामान्य रूप से बाहर जाता तो इससे अनावश्यक परेशानी भी पैदा हो जाती। Although he wasn't afraid, dealing with too many of these things to cause अध्याय। हालांकि वह डरा हुआ नहीं था, फिर भी इन चीजों से बहुत ज्यादा निपटना उसके लिए कुछ परेशानी का कारण बन रहा था। तो फिर चिक्सियाओ, जाओ और लियू रियान और बाकी लोगों को वापस ले आओ। हाँ, उसकी दूर जाती आकृति को देखकर नानगोंग चेन की आंखों में एक अजीब भाव था। मुझे नहीं पता दाओ, मुझे आश्चर्य है कि जब लियू रियान को पता चलेगा कि मैंने संप्रदाय को अपने अधीन कर लिया है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। डॉट डॉट डॉट। सबके चले जाने के बाद हॉल में केवल नानगोंग और उसका बेटा ही रह गए। आपने कहा था कि आप त्यानिवान अकादमी जाना चाहते हैं। नानगोंग चेन ने दाओ से पूछा, मानो वह कुछ हैरान हो रहा हो। चलो थोड़ा मजा करे और रास्ते में कुछ काम भी करे। नानगोंग चेन ने लापरवाही से कहा, मानो कुछ छुपा रहा हो। स्वाभाविक रूप से वह अपने दिमाग में मौजूद प्रणाली का खुलासा नहीं कर सकता था, क्योंकि यह अत्यंत महत्वपूर्ण थी। ये सुनकर नानगोंग चेन मुस्कुराया और फिर बोला, तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो। सूर्य ने आज सुबह मुझसे संपर्क किया था और बताया था कि वह त्यानिवान अकादमी जा रही है। मुझे लगता है कि वह जा चुकी होगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी जाओगे। ये सुनकर नानगोंग चेन को थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्या वह भी त्यानिवान अकादमी जा रही थी। उसके चेहरे के भाव देखकर लगता है कि यह कोई योजना थी जो उसने काफी समय से बना रखी थी। संयोग से त्यानिवान अकादमी ने पिछले कुछ दिनों में नए शिष्यों की भर्ती शुरू की है, इसलिए मैंने उसे अनुमति दे दी। नानगोंग चेन ने चाय की एक घूंट लेते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, वैसे उसने मुझसे यह भी कहा है कि वह और अधिक शक्तिशाली बनना चाहती है और आपकी बराबरी करना चाहती है। ये सुनकर नानगोंग चेन को कुछ एहसास हुआ और फिर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। क्या आपको यकीन है कि उस दिन उन दोनों के बीच कुछ ऐसा नहीं हुआ था और ये लड़की सिर्फ शर्म के मारे बहाना बना रही थी। हालांकि उनके लिए अपने पति की रफ्तार की बराबरी करना शायद काफी मुश्किल होगा। चूंकि आप जा ही रहे हैं, संयोग से त्यानिवान मनों में त्यानिवान अकादमी के लिए हर साल सीटें उपलब्ध होती हैं। आप कल ही निकल सकते हैं, ऐसा रहेगा। त्यानिवान अकादमी के बारे में मैं उन्हें पहले से ही सूचित कर दूंगा। नानगोंग चेन ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, दाओ उद्धरण चिन्ह। वी कैन डू एज फादर सेज। नानगोंग चेन नॉडेड एंड स्माइल्ड। हम पिताजी की बात मान लेंगे। नानगोंग चेन ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। संपर्कों का होना बहुत मायने रखता है, वे आपके लिए सब कुछ संभाल सकते हैं। डॉट डॉट डॉट। समय बहुत तेजी से बीतता है और पलक झपकते ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक विशालकाय गहरे काले रंग का उड़ने वाला जहाज आकाश में तेजी से गुजरा, बादलों को उड़ाता हुआ और दिव्य प्रकाश बिखेरता हुआ यात्रियों के बीच हलचल पैदा कर दी। इस बार किसकी शक्तिशाली शख्सियत सामने आई है। यह उड़ने वाली नाव सचमुच विस्मयकारी है। वहां बैठे महत्वपूर्ण व्यक्ति शायद इस जीवनकाल में हमारी पहुंच से बाहर हैं। देखो, ऊपर लगे उस झंडे पर त्यानिवान शब्द लिखे हुए प्रतीत होते हैं। अनुभूति। किसी ने जोर से आवाज लगाई, जिससे सब लोग अपनी हैरानी से बाहर आ गए। भीड़ चौंक गए, फिर अचानक उन्हें समझ आया कि क्या हो रहा है। तो वे त्यानिवान मनु से हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद ग्रेट जो में आजकल इतने बड़े पैमाने पर काम करने वाले वे इकलौते ही हैं। भीड़ ईर्ष्या के साथ साथ भय से भी देख रही थी। उड़ने वाली नाव पर ये अंगूर कितने मीठे और स्वादिष्ट हैं और कितने सफेद हैं। नानगोंग चेन वहां संतुष्ट भाव से लेटा हुआ था, जबकि वांग युक्सुआन, जो बिल्ली जैसी दिखने वाली नौकरानी की पोशाक पहनी हुई थी, उसे एक थैली से आध्यात्मिक फल खिला रही थी। अपने सामने के खूबसूरत नजारे को देखकर नानगोंग चेन ने वाह कहकर अपनी खुशी जाहिर कर दी। ये सुनकर वांग युक्सुआन के निर्मल और सुंदर चेहरे पर थोड़ी सी उलझन झलक उठी। क्या अंगूर बैंगनी रंग के नहीं होते। नानगोंग चेन कुछ और मजेदार कहने ही वाली थी कि तभी एक ठंडी सी सूचना की आवाज सुनाई दी। दिन आप ग्रेट जो सीमा पर पहुंच गए हैं, क्या आप चेक इन करना चाहेंगे। ये सुनकर नानगोंग चेन की आंखों में एक चमक सी आ गई। बुरा नहीं है, मुझे उड़ने वाली नाव की सवारी करते समय ऐसे सुखद आश्चर्य की उम्मीद नहीं थी। दाखिल करना। उसने चुपचाप इसे मन ही मन दोहराया। दिन बधाई हो मेजबान, आपने दिव्य रैंक प्राप्त कर ली है। साधना तकनीक, दिव्य हाथी कारागार शक्ति को दबाना। सिस्टम के बोलते ही गहन साधना तकनीक के सूत्रों की एक धारा नानगोंग चेन के दिमाग में उमड़ पड़ी। दिव्य हाथी कारागार को वश में करता है, देवताओं से ऊर्जा प्राप्त करता है और देवता हाथी का रूप धारण करते हैं। हर हावभाव के साथ दिव्य हाथी की शक्ति शरीर में एकत्रित होती है, जिससे 10,000 टन बनते हैं। प्रत्येक कण एक दिव्य हाथी के समान है। यदि कोई 100,000 कणों को जागृत करता है तो ऐसा लगता है मानो उसे 100,000 दिव्य हाथियों द्वारा शक्ति प्रदान की गई हो और उसका भौतिक शरीर एक अत्यंत भयावह स्तर पर पहुंच जाएगा। एक ही मुंह किसी पहाड़ फंस सकते हैं, समुद्र दो भागों में बन सकते हैं, आकाश और पृथ्वी ढह सकते हैं, तारे चकनाचूर हो सकते हैं और सूर्य और चंद्रमा की दिशा उलट सकती है। ये सब पलक झपकते ही हो सकता है। दिव्य हाथी द्वारा बंदी शक्ति को दबाने की तकनीक वास्तव में एक शक्तिशाली साधना तकनीक है। त्यानिवान मनों में भी ऐसी शरीर परिष्करण विधि दुर्लभ है। नानगोंग चेन ने मन ही मन दाव की प्रशंसा की। फिलहाल भले ही उसकी दोहरी पुतिया लोगों को दबाव का प्रबल एहसास कराती हो, लेकिन उसकी नींव अभी भी कमजोर है। यदि वो दिव्य हाथी द्वारा बंदी को दबाने की शक्ति को समझ ले तो वह इस बड़ी कमी को पूरा कर लेगा और एक परिपूर्ण पंचकोण योद्धा बन जाएगा। ये सोचते हुए नानगोंग चेन जमीन पर पालथी मारकर बैठ गई और इसे समझने की कोशिश करने लगी। ये देखकर वांग युक्सुआन की खूबसूरत आंखें प्रशंसा से चमक उठी। उसने अपने हाथ में रखी फलों की थैली एक तरफ रख दी और चुपचाप उसे साधना करते हुए देखने लगी। बहुत समय बाद मैंने नानगोंग चेन को इतनी गंभीरता से साधना करते देखा है। पहले तो वो बिल्कुल लापरवाह था और मुझे लगता था कि यह बेवकूफ बिल्कुल भी साधना नहीं करता। इस समय नानगोंग चेन पूरी तरह से साधना में लीन थी। धमाका। जल्द ही नानगोंग चेन ने महसूस किया कि उसके शरीर के कण फट गए हैं, मानो एक विशाल हाथी जागृति आकाश की ओर दहाड़ रहा हो और तारों को नीचे गिरा रहा हो। उसने साधना जारी रखी और सुनहरी रक्त ऊर्जा हवा में फैल गई, जो एक विशाल सुनहरे हाथी में परिवर्तित हो गई, जिसने आकाश और पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। वांग युक्सुआन की खूबसूरत आंखें सदमे से चौड़ी हो गई। ये किस प्रकार की खेती की तकनीक है, मैंने इसे पहले कभी क्यों नहीं देखा। डॉट 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 डॉट। अध्याय 20 हत्या। अध्याय 20 हत्या। उस समय आकाश में एक सुंदर आकृति नानगोंग चेन को देख रही थी। उसने भूतिया मुखौटा पहन रखा था और उसकी आवाज अत्यंत भयावह थी। शून्य लोग भी थोड़ा कांप उठा। उसकी आंखें खुलती और बंद होती हुई प्रतीत होती थी, मानो तारों की रोशनी से जगमगा रही हो। महान जुहू की सबसे शक्तिशाली योद्धा नानगोंग के पास भी ऐसी भयावह आभा नहीं थी। हालांकि इस समय शरद ऋतु के जल की तरह निर्मल उसकी सुंदर आंखों में द्वेष का कोई निशान नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो उन्हें एक प्रकार की स्नेह भरी दृष्टि हो। उस व्यक्ति के बेटे से जैसी उम्मीद थी, कल्टीवेट में भी उतार चढ़ाव इतने अधिक है। उसने धीरे से आह भरी, मानो उसे कुछ याद आ गया हो। इतना कहने के बाद वह महिला शून्य लोक में गायब हो गई, मानो उसका कभी अस्तित्व ही न रहा हो। डॉट डॉट डॉट। शून्य लोक के भीतर हवायान से कुछ ही दूरी पर काले वस्त्र धारण की 10 शक्तिशाली आकृतियां खड़ी थी। उनकी आंखें ठंडी और निर्मम थी और उनके चेहरे नकाबपोश थे, मानो वे किसी चीज की प्रतीक्षा कर रहे हो। मेरे स्वामी, त्यानिवान मनु का हवाई जहाज अभी तक क्यों नहीं आया। काले वस्त्रों में लिपटे एक बूढ़े व्यक्ति ने नेता की ओर देखते हुए पूछा। समूह के मुखिया काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने हाथ हिलाकर उपेक्षा का भाव दिखाया और कहा, जल्दी क्या है। नानगोंग चेन की मृत्यु तो देर सवेर होनी ही है ना। हे बिल्कुल सही, मैंने समय का हिसाब लगा लिया है और वे आज ही यहाँ पहुंच जाएंगे। दूसरे व्यक्ति ने उपहास उड़ाया।
जी हाँ, ये लोग महान जोहू राजा द्वारा नागोंग चेन की हत्या के लिए भेजे गए स्वर्ग श्रेणी के हत्यारे हैं। ये सभी पर्पल मेंशन दायरे के शक्तिशाली और बलवान सदस्य हैं। नेता पहले ही पर्पल मेंशन पहुंच चुका था। पीक एक महान शक्ति क्षेत्र बनने से बस एक कदम दूर है। इस तरह का भव्य प्रदर्शन महान जोहू राजा के नागोंग चेन को मारने के दृढ़ संकल्प को भी दर्शाता है। यदि उपरोक्त जानकारी सही है तो नागोंग चेन इस बार पर्पल मेंशन दायरे से केवल कुछ ही गार्ड लेकर आया है। इन कुछ लोगों से निपटना हमारे लिए आसान है। नेता ने ठंडे स्वर में बात की, उसकी आंखों में पूर्ण उदासीनता थी। दैट्स राइट, स्पीकिंग ऑफ विच, द हाँ, बिल्कुल सही। वैसे ये त्यानेवान हवेली हमें बहुत नीचा समझती है ना? इसने तो बस कुछ ही पर्पल मेंशन क्षेत्र के साधकों को भेजा है। साधक, काले वस्त्र पहने एक छोटे कद के व्यक्ति ने पीछे से दाव के बाद दोहराए। ये कहना मुश्किल है, त्यानेवान मनो पूरी तरह से सुरक्षित है। ये जानकारी गलत हो सकती है। हमें हर समय सतर्क रहना चाहिए, नेता ने आगे कहा। तो क्या हुआ अगर उसके पास महान शक्ति का स्तर है? हम अपने संयुक्त कथन का उपयोग करके उसे घेर लेंगे और देखते ही देखते नागोंग चेन का सिर हमारे हाथ में होगा। हाँ, बाकी सबने भी यही कहा। हालांकि मैंने सुना है कि नागोंग चेन ने पौराणिक दोहरी पुतियों को प्राप्त कर लिया है, जो काफी रहस्यमय लगता है ना? क्या तुम्हें इस पर यकीन है? अगर उस बच्चे की डिब्बे की आंखें दोहरी हैं तो मैं यहीं और अभी अपना पेशा पी लूंगा। अगर वो इससे बच भी गया तो क्या हुआ? वो अभी सिर्फ रिफाइनिंग के चरण में है। क्या तुम्हें लगता है कि वो रातों रात पर्पल मेंशन पहुंच जाएगा? हाँ। काले वस्त्र पहने हुए लोग तिरस्कारपूर्ण भाव से देख रहे थे और धीमी आवाज में बात कर रहे थे। कुछ ही देर बाद वे फिर से बात करने लगे। हाँ, लेकिन उसने सचमुच उस युवती मिसवान को रखे बना लिया था। अगर मैं बाद में नागोंग चेन को मार डालता हूँ तो मैं उसके साथ खूब मजे करूंगा। तुम सचमुच एक कामुक राक्षस हो। मैं अलग हूँ। मैं बाद में उस नागोंग चेन के शव के साथ खेलूंगा। मैंने सुना है कि उसका रंग गोरा था। इसके बारे में सोचकर ही मुझे उत्तेजना होती है। वो नागोंग झान का बेटा भी है। हाँ, तीसरे भाई, तुम रटन्याम जिहाओ सच में घिनौने हो। हम पुरुषों पर बुरी नजर डालने की हिम्मत मत करना। चौथे भाई, तुम मजाक कर रहे हो। तुम्हें कौन चाहेगा? तुम सब बदसूरत और कुरूप हो। समूह के लोग आपस में बात कर रहे थे। उनकी आंखों में द्वेषपूर्ण चमक थी। इस शिक्षण नेता ने भी कहा, अगर हम इस बार सफल हो जाते हैं और त्यानेवान मनो के हवाई जहाज को अगवा कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ा लाभ होगा। ये अनमोल होगा, इतना कि हम जीवन भर मिशन करते रहे और फिर भी कमा न सके। ये सुनकर सबके चेहरे लालच से चमक उठे। उनकी आंखें लालच से दमक उठी। थ्रू आउट हिस्ट्री हु वुड डेयर टू किल टिन। इतिहास में किसने त्यानेवान मनो को मारने की हिम्मत की होगी, खासकर त्यानेवान मनो के युवा स्वामी नागोंग झान के बेटे को? केवल हम शैडो गार्ड ही ऐसा करने की हिम्मत कर सकते हैं। यदि हम सफल हो जाते हैं तो हम लोगों को एक विपत्ति से मुक्ति दिला देंगे और यह एक ऐसा कारनामा होगा जो पूरे महान जोहू को चौंका देगा। नेताओं ने लगातार प्रेरणादायक खोखले उपदेश देता रहा। वे आ गए। उसी क्षण किसी ने फुसफुसाया और उन्होंने देखा कि एक विशालकाय उड़ने वाली नाव धीरे धीरे उनके सामने से कुछ ही दूरी पर आ रही है। ये सुनकर काले वस्त्रधारी विशेषज्ञ बादलों में गायब हो गए और घात लगाकर बैठ गए। डॉट उड़ने वाली नाव पर नागोंग चेन ने अपनी आंखें खोली। उनकी दोहरी पुतियां मानो आकाश और पृथ्वी को चीरने में सक्षम थी। एक रहस्यमय प्रकाश के साथ फूट पड़ी और उनके पूरे शरीर में सुनहरा की हुई रकत अपनी सीमा तक पहुंच गया। तो क्या ये दिव्य हाथी की शुद्धि शक्ति है? ये वाकई बहुत शक्तिशाली है। नागोंग चेन ने अपने शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस करते हुए मन ही मन सोचा। इस समय उसने करोड़ों सूक्ष्म गुणों को सक्रिय कर दिया था, जिससे उसकी शक्ति का स्तर करोड़ों किलोग्राम के भयावह स्तर तक पहुंच गया था। दूसरे शब्दों में कहें तो केवल शारीरिक शक्ति के बल पर ही यह पर्पल मेंशन क्षेत्र के शिखर तक पहुंच चुका है। यहाँ तक कि एक महान प्राणी के स्तर के करीब भी पहुंच गया है। यह एक गुणात्मक छलांग है। उसने तो यहाँ तक कहने का साहस किया कि उसी दायरे में उसका भौतिक शरीर पूर्णतः अजेय था। इसी बीच एक तरफ खड़े वांग युक्सुआ ने साधना पूरी करने के बाद अपनी आंखें खोली। गुरुजी, क्या आपका संवर्धन कार्य पूरा हो गया है? वांग युक्सुआ ने स्वाभाविक रूप से बात की। पिछले कुछ दिनों से उसे मास्टर कहकर पुकारने की आदत हो गई है, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करती है तो ये कमीना उसे पीट देगा। एक नागोंग चेन ने हल्के से सिर हिलाया। उसे अपनी वर्तमान शक्ति का परीक्षण करने के लिए केवल एक लड़ाई की आवश्यकता थी। वो बाहर गया और देखा कि आकाश में अंधेरा छा रहा है और चमकीला चंद्रमा उग रहा है और वह थोड़ा भावुक होने से खुद को रोक नहीं सका। क्या कल्टीवेट में समय वाकई बहुत जल्दी बीत जाता है? युवा प्रभु। जब बाहर तैनात पहरेदारों ने सफेद कपड़े पहने नागोंग चेन को बाहर आते देखा तो उन्होंने सम्मानपूर्वक उनका अभिवादन किया। नागोंग चेन ने जवाब में सिर हिलाया। वे 10 हत्यारे जल्द ही आने वाले हैं, है ना? नागोंग चेन ने मन ही मन सोचा। उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसके आने से पहले ही त्यानेवान मनो को यह खबर मिल चुकी थी कि शाही दरबार उसे मारने के लिए पर्पल मेंशन क्षेत्र के 10 हत्यारों को भेजेगा। सौभाग्य से उसके पिता ने जानबूझकर यह बात फैलाई कि पर्पल मेंशन दायरे के केवल 3 रक्षक ही उसके साथ थे। दरअसल ऐसा नहीं है। इस हवाई यान में पर्पल मेंशन दायरे के केवल 3 सदस्य हैं, लेकिन उसका एक संरक्षक है, एक अर्ध संरक्षक जो उसे पूरे ग्रेट जोहू में नहीं बल्कि पूरे पूर्वी दिव्य महाद्वीप में स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए पर्याप्त है। युवा स्वामी, वे बहुत करीब हैं। वे 10 वर्ग श्रेणी के हत्यारे हवाई जहाज से केवल 100 मील दूर हैं। वे पल भर में पहुंच जाएंगे। क्या मुझे उनसे निपटने के लिए कोई कदम उठाना चाहिए? नागोंग चेन के दिमाग में एक आवाज गूंजी। गुरुजी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं अकेले ही पर्पल मेंशन के 10 सदस्यों को आसानी से काबू कर सकता हूँ। यह मेरे लिए अपनी ताकत आजमाने का भी अच्छा मौका है। नागोंग चेन ने ऊपर बादलों की ओर देखते हुए दाव को जवाब दिया। मैं समझता हूँ। ये सुनकर नागोंग चेन चुप हो गया। उसकी निगाहें गहरी हो गई और उसकी दोहरी पुतियों से एक रहस्यमयी रोशनी निकल रही थी, मानो वो बादलों के धुंधले सागर को भीतर देख सकता हो। वे यहाँ हैं। उसके होठों पर मुस्कान खिल उठी। उसका चेहरा शांत था।